जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है उद्योग एंड आज का ये चैप्टर काफी बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर में दिए गए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में गहराई से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार देख लेते हैं कि आज के चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में जानकारियां देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली ये टॉपिक हमारे पिछले चैप्टर से रिलेट करता है। पिछले चैप्टर में हमने आपको 3 प्रकार के क्रियाकलापों की जानकारी दी थी। एक आपका प्राथमिक क्रियाकलाप, दूसरा द्वितीय क्रियाकलाप और तीसरा था आपका तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, जिसमें पिछला चैप्टर पूरा का पूरा हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप पर आधारित था एंड हमारा आज का ये चैप्टर द्वितीय क्रियाकलाप से रिलेट करता है। तो इसीलिए आज के इस चैप्टर में सबसे पहले द्वितीय क्रियाकलाप और उद्योग के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद में उद्योगों का वर्गीकरण दिया जा रहा है। अच्छा, उद्योगों का वर्गीकरण 3 कारकों के आधार पर किया जाता है। एक कच्चे माल के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। इन तीनों आधारों पर जो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है वो बहुत ही विस्तार से और आसान भाषा में दिया गया, जिसको अब हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। 4 के चारों वर्ग यहां पर दिए जा रहे हैं। इन चारों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आकार के आधार पर उद्योग को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। एक आपको मिलता है कुटीर या घरेलू उद्योग, दूसरा मिलता है लघु आकार का उद्योग। ठीक है, तीसरा जो आपको मिलता है वो है बृहत आकार का उद्योग। ठीक है, तो इन तीनों ही प्रकार के उद्योगों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फिर स्वामित्व के आधार पर आपको उद्योग 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और आपका आखिरी मिलता है सहकारी क्षेत्र। इन चारों ही क्षेत्रों के उद्योगों को बहुत ही डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, अर्थात किसी भी स्थान पर अगर आप अपना उद्योग या फिर इंडस्ट्रीज लगाते हो, उस उद्योग को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कि आपका उद्योग ना चले। ठीक है, या कहीं पर उद्योग चले, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। तो ये भी हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद औद्योगिक तंत्र किसे कहा जाता है, औद्योगिक प्रदेश किसे कहा जाता है, इसकी जानकारियां देखने को मिल जाती हैं। फिर औद्योगिक विपदा किसे कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये औद्योगिक विपदा, जिसमें हमारे भारत में एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और चीन में गैस कूप विस्फोट हुआ था। इन दोनों की केस स्टडी दी गई थी हमारे एनसीईआरटी में, तो हमने इनको शॉर्ट में रखा है और इनको भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फिर किसी भी उद्योग में जोखिम कम करने के उपाय क्या क्या हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। 5 उपाय दिए गए, इन पांचों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फिर प्रमुख उद्योगों का वितरण दिया जा रहा है। बेसिकली यहां पर विश्व में जो सबसे प्रमुख उद्योग हैं, जो बड़े पैमाने पर फैले हैं, जिनसे जो बड़े पैमाने पर उद्योग फैले हुए हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो 3 हैं और तीनों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और तीसरा आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। अब इन तीनों में से जो आपका लौह इस्पात उद्योग है और सूती वस्त्र उद्योग है, इन दोनों ही उद्योगों के बारे में डिटेल में जानकारी दी जा रही है, जबकि सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारियां देखने को मिलेगी। जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग की, तो इस लौह इस्पात उद्योग की विशेषताएं सबसे पहले बताई जा रही हैं। फिर लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति कहां पर हो सकती है, कहां पर इसे स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, भारत में किस तरह की अवस्थिति है, इसके बारे में बताया जा रहा है। फिर भारत का जमशेदपुर एक आपको शहर देखने को मिलता है, यहां पर बड़े पैमाने पर लौह इस्पात उद्योग फैला हुआ है, जहां पर अगर आप देखोगे तो टिस्को की स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी देखने को मिलती है, इसकी विशेषताएं वगैरह भी बताई गई हैं। फिर पिट्सबर्ग नाम का एक स्थान है जो कि एक बहुत बड़ा विश्व का लौह इस्पात उद्योग का केंद्र देखने को मिलता है, इसके बारे में भी जानकारियां दी गई हैं। फिर सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात की जा रही है। सूती वस्त्र उद्योग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कपड़े पहनना लोग कभी भी बंद नहीं करते हैं। ठीक है, और इसकी सबसे पहले विशेषताएं बताई जा रही हैं। फिर जो कपड़े हमारे यहाँ पर बनाए जाते थे पहले और आजकल जो बनाए जा रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। फिर भारत में जो अहमदाबाद शहर है, ठीक है, अहमदाबाद शहर के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और यहाँ पर सूती कपड़ा मिलें काफी खोली गई थी और आज भी स्थित है, तो इनके बारे में बताया जा रहा है। फिर विश्व में ओसाका नाम का एक स्थान है जो कि जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, और ओसाका के बारे में जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर भी कपड़ा वाला जो उद्योग है, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, ये काफी फेमस है, यहाँ पर चलाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलती है। ये सारे के सारे टॉपिक एक एक करके अब आज के इस चैप्टर में हमें एक्सप्लेन करने हैं। अच्छा, इससे पहले कि आज के इस चैप्टर में हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक पिछले चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, चीजें समझ में आती हैं, तो वीडियो को
लाइक किया करो और कमेंट जरूर किया करो। अगर नहीं अच्छी लगती हैं तो डिसलाइक करो, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि सर आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो सही करनी चाहिए। जैसे कि पिछले वीडियो में एक बहुत ही अच्छी कमेंट आई थी कि सर आप वीडियोस बहुत लेट आते हो। मैं मानता हूं कि हमारे वीडियोस लेट आते हैं, बट आज से आप देखिएगा अब आपको वीडियो लेट नहीं देखने को मिलेंगे। डेली 4 क्लासेस आएंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और आप लोग भी अब तैयार हो जाइएगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, जिससे कि हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स के आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की, फिर इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इस कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी को कंप्लीट कवर करने वाले। इस कोर्स में हम एनसीईआरटी की प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पेशल नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित क्विज भी प्रोवाइड करेंगे। एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप दिया गया और 1-to-1 सेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया, जिससे कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। एंड हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की दो बड़ी खासियतें, जिस वजह से ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर होने वाला है। पहली खासियत तो ये कि इस कोर्स में आने वाली सभी क्लासेस को हमने कंप्लीटली फ्री कर दिया है, जिससे कि जो बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इन क्लासेस के माध्यम से अपनी एनसीईआरटी की पढ़ाई को पूरा कर सकें। ये क्लासेस हमारी एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल दोनों ही जगहों पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, अभी तक की आई हुई क्लासेस की प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है। एंड आगे जो क्लासेस आएंगी उनकी भी प्लेलिस्ट इसी तरह से प्रोवाइड की जाएगी। एंड हाँ, दूसरी खासियत जो है वो ये कि हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इट मींस देखो, इस कोर्स को तो सबसे पहले हमने स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए डिजाइन किया है, लेकिन यूपीएससी के अलावा अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, फिर इंडिया के किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे बेस्ट कोर्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कोर्स में हम एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का सबसे पहले निचोड़ लेकर के आते हैं और फिर उसमें दिए गए हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस तक डिस्कस करते हैं, जैसे कि चैप्टर से बनने वाले हर एक प्रश्न को हम समझ सकें। इस कोर्स में आने वाली सभी क्लासेस तो फ्री हैं, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए है, डाउट ग्रुप ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर क्विज ज्वाइन करनी है, तो इसके लिए आपको ये कोर्स परचेस करना पड़ेगा। एंड कोर्स परचेस करने के लिए सिंपली आप हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ये हमारा ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में रजिस्टर कर लेना। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर आपको दिखेगा। एंड यहां से आप एनसीईआरटी नोट्स, कंप्लीट पैड कोर्स, टेस्ट सीरीज, सिलेबस, फ्री कंटेंट, इन सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम एनसीईआरटी नोट्स या फिर पैड कोर्स की बात करें तो अभी हमने दो पैड कोर्स अवेलेबल करवा कर रखे हुए हैं। एक एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स है और एक एनसीईआरटी बैच 1 बेसिक है। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 6 से लेकर 12 तक की, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। केवल क्लास 6 से 8 तक की पढ़नी है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको केवल नोट्स चाहिए तो भी आप यहां से ले सकते हो। अभी हमने क्लास 6 to 8 के नोट्स अवेलेबल करवा कर रखे हुए हैं। आगे के भी नोट्स जल्द ही अवेलेबल करवाए जाएंगे। सिंपली अगर आपको कोई भी परचेस करना है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप यहां पर सबसे पहले इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा एंड फिर कंटेंट क्या उसमें आपको मिलने वाला है वो देख लीजिएगा। फिर सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करके आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एंड अब चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के इस चैप्टर पर फोकस करते हैं। चैप्टर का नाम है उद्योग और सबसे पहले बात की जा रही है द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण की। तो आइए सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो कहा जा रहा है द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे लुगदी कागज के रूप में, कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर कहने का अर्थ यह है कि जो आपका द्वितीय क्रियाकलाप होता है या विनिर्माण की प्रक्रिया होती है, इन दोनों में ही क्या होता है कि किसी भी कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कोई प्रोडक्ट है, उसको उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए, उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं, उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसको अधिक मूल्य का बना देते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में लौह अयस्क से कोई लोहा बनाना, फिर लोहे से कार, बस, ट्रक या कोई मशीन बना देना, उससे उसका क्या होता है, वैल्यू एडिशन हो जाता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल के रूप में बताया जा रहा है कि लुगदी थी, ठीक है, अब लुगदी बनाएगी किससे, लुगदी बनाएगी लकड़ी के बुरादे से, पेड़ से। आप देखते हो कागज बनते हैं, ठीक है, तो पेड़ से पहले लुगदी बनाएगी। अब लुगदी से कागज बना दिया गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, और कागज से अभ्यास पुस्तिका यानी कि आपकी एक कॉपी या किताब बना दी गई तो इसकी कीमत और अधिक बढ़ गई, ठीक है। तो ये
विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि पहले हमारे पास कच्चा माल था, जैसे कि आपने अगर हम एग्जांपल के रूप में खेती से थोड़ा सा जोड़ करके देखें तो आप देखो आपके पास में आलू था कच्चा माल। ठीक है, आलू के अलावा गेहूं थे कच्चा माल। अब गेहूं को पीस के आटा में तब्दील किया गया, उसका वैल्यू एडिशन हुआ, और आटे से क्या किया गया, उसके बिस्किट बना दिए गए या कोई रोटी बना दी गई या किसी अन्य प्रोडक्ट को बना दिया गया, तो उसकी और वैल्यू एडिशन हो गई। यानी किसी भी चीज की वैल्यू एडिशन करना, कच्चे माल से उसको क्या है कि लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित कर देना, यह कहलाता है आपका विनिर्माण प्रक्रिया या फिर आपका द्वितीय क्रियाकलाप। ठीक है, याद रखना इसको, ये जगह जगह पर काम आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे अब उद्योग के बारे में बताया जा रहा है कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से होता है। किससे होता है? आर्थिक गतिविधि से। ठीक है, याद रखना, पैसों से रिलेटेड होता है इसका संबंध। उद्योग को इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? इंडस्ट्री, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तीन चीजें बताई जा रही, या तो किसी वस्तु का उत्पादन करेगा कोई भी उद्योग, या किसी प्रोडक्ट को बनाने का काम करेगा, या खनिजों का निष्कर्षण करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में भाई जमीन से कोयले को निकाल रहा है, ठीक है, या फिर तेल वगैरह निकालने का काम कर रहा है, या फिर आप देखो कि भाई सोना वगैरह, ठीक है, खनिजों का निष्कर्षण करेगा, ठीक है, या फिर सेवाओं का कार्य करेगा। कई सारे उद्योग ऐसे हैं जो सेवा प्रदान करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अब अगर हम यहाँ पर सेवाओं की बात करें तो आप देखोगे जो आपका सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग है, जिसमें हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत सारा डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका सेवाओं के क्षेत्र में आता है। खनिजों के निष्कर्षण में आपका लौह अयस्क वगैरह वाला आता है। ठीक है, लौह अयस्क से लोहा बनाया, फिर लोहे से आप किसी अन्य चीज को बना रहे हो। ठीक है, और वस्तुओं के उत्पादन में आपके अन्य कई सारे आते हैं जिनके बारे में भी हमने आपको बताया। ठीक है, तो उद्योग में क्या होता है, बेसिकली इसका संबंध आर्थिक गतिविधियों से होता है। ठीक है, इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। ये आपका वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। खनिजों के निष्कर्षण में भी यही आ जाएगा। ठीक है, कि आपने लौह अयस्क प्राप्त किया और लौह अयस्क से लोहा बना लिया, तो ये आपके खनिजों का निष्कर्षण से संबंध करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उद्योगों के वर्गीकरण की, कि भैया उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर क्या कैसा है, और जो इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। अर्थात किसी भी उद्योग को आप इन तीन कारकों के आधार पर डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से तीन कारक हैं? याद रखना, एक आपका कच्चा माल हो गया, दूसरा आपका आकार, तीसरा आपका हो गया स्वामित्व। ठीक है, कच्चा माल अर्थात उसमें जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है वो कौन सा है, कहां से आ रहा है। ठीक है, आकार अर्थात उसका लेवल क्या है, कितना बड़ा है वो। ठीक है, और स्वामित्व अर्थात उसका मालिकाना हक किसके पास में। इन तीन आधारों पर आप किसी भी उद्योग को डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर। ठीक है, तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित, ये चार हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो वो होगा कृषि पर आधारित, अर्थात उसमें जो कच्चा माल यूज हो रहा है वो कृषि से रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, या फिर खनिज आधारित, अर्थात उसमें उस उद्योग में जो कच्चा माल यूज हो रहा है वो खनिज से संबंधित हो रहा है, जैसे कि लौह अयस्क आपका हो गया। ठीक है, समुद्र आधारित, अर्थात उसमें जो भी कच्चा माल रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो समुद्र से प्राप्त की गई वस्तुओं से हो रहा है, जैसे कि मछली वगैरह। ठीक है, इसके अलावा वन आधारित में जो कच्चा माल यूज होगा वो वन के उत्पाद इसमें यूज किए जाएंगे। अब आइए एक एक करके इन सभी को भी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग की। तो यह उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। क्या है? वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों से जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, और दूसरा जंतु आधारित उत्पाद, क्योंकि कृषि में ही आपका जानवरों को पालना भी जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें खाद्य प्रसंस्करण हो गया। ठीक है, खाद्य संसाधन हो गया। ठीक है, जिसमें आपका ये अनाज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, वनस्पति तेल वगैरह, जिसमें आप राई का तेल देखते हो। ठीक है, राई का तेल इसमें आता है कि नहीं आता है? आता। ठीक है, और भी कई सारे वनस्पतियों के तेल आते हैं। इसके अलावा इसमें आपको सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलता है। कपास वगैरह जो होता है, कपास का उत्पादन होता है, कपास से फिर बहुत सारे सूती कपड़े बनाए जाते हैं। डेयरी उत्पाद, दूध वगैरह जानवरों से में प्राप्त होता है, जंतु आधारित उत्पाद हो गए इसमें। ठीक है, चर्म उद्योग, ठीक है, ये भी इसी में आ जाता है। ठीक है, चर्म उद्योग, चर्म अर्थात खाल, हाँ, ये भी मतलब जंतु आधारित हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण, तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं। अर्थात जो भी उद्योग इन चीजों को कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में यूज करेगा, जैसे कि वनस्पति तेल बनाने के लिए, ठीक है, सूती वस्त्र बनाने के लिए, ठीक है, डेयरी उत्पाद जिसमें यूज करेगा, चर्म जिसमें खाल वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है, खाद्य संसाधनों का यूज किया जाता है, जिसमें ये चीजों का उद्योग किया जाता है, वो आपके कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग की। तो ये प्राथमिक उद्योग हैं,
ठीक है, ये जो खनिज आधारित उद्योग है इनको प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। किस रूप में? कच्चे माल के रूप में खनिज आधारित खनिज अयस्कों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। ठीक है, जो आपका ये खनिज आधारित उद्योग होते हैं, ठीक है, इन उद्योगों का जो उत्पाद होता है, इनसे जो हमें उत्पादन प्राप्त होता है, जैसे कि आपने लौह अयस्क से लोहा निकाल लिया, ठीक है, तो लोहा जो है अन्य किसी उद्योग के लिए पोषण का कार्य करेगा। जैसे कि कार बनाने वाली कंपनी है या कोई मशीन बनाने वाली कंपनी, उसे लोहे की आवश्यकता है। ठीक है, लोहा कहां से प्राप्त होगा? जो खनिज आधारित उद्योग है ये लौह अयस्क से पहले लोहा बनाएंगे और फिर वो लोहा किसी अन्य फैक्ट्री में कार, बस, ट्रक या मशीन बनाने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जो खनिज आधारित उद्योग है इसको प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। जो 3 प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में बताया था, तो जो खनिज आधारित उद्योग है ये प्राथमिक क्रियाकलाप में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो खनिज अयस्क का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, हाँ मतलब इसमें क्या होता है, खनिज अयस्कों का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, ये याद रखना। ठीक है, अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। ठीक है, अयस्क से जो लोहा बनाया जाएगा, जो लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, इस्पात बनाया जाता है, वो इनका उत्पाद रहता है। ये कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप कार बना रहे हो, बस बना रहे हो, ट्रक बना रहे हो, तो इसमें लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे आदि बनाने में, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, बेसिकली यहां पर बात की जा रही है कच्चे माल के आधार पर आप उद्योग को कितने वर्गों में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, उद्योग जो है वो आपका द्वितीय क्रियाकलाप का ही मतलब रूप रहता है। ठीक है, बट ये जो आपका खनिज आधारित उद्योग है ये मतलब स्टार्ट ही यहीं से होता है। ठीक है, ये प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में रहता है क्योंकि ये स्टार्ट ही यहीं से होता है। ठीक है, आप खनिजों को बना नहीं सकते हो। ठीक है, खनिज जो है उनको बना नहीं सकते, उनका निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, और आपका जो ये खनिज आधारित उद्योग है इसीलिए इसको प्राथमिक उद्योग की लिस्ट में रखा जाता है। अगला है समुद्र आधारित उद्योग। ठीक है, इस उद्योग में सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अब सागर और महासागर से हमें क्या प्राप्त होता है तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यहां से हमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ देखने को मिलते हैं। ठीक है, एल्गी वगैरह यहां से निकाली जाती है, जिसको अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एल्गी वगैरह निकाली जाती है जो कि खेतों में डाली जाती है और उससे काफी उत्पादन जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, मछलियां निकाली जाती हैं समुद्रों से, महासागरों से, फिर इनसे तेल वगैरह बनाया जाता है, तो ये भी एक प्रकार का उद्योग है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वन आधारित उद्योग। अब वन के उत्पाद जिस उद्योग में कच्चे माल के रूप में यूज किए जाएं वो वन आधारित उद्योग हो गया, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे लुगदी एवं कागज। ठीक है, लुगदी से कागज बनाना। अब लुगदी किससे बनती है? वनों के उत्पाद से बनती है। ठीक है, औषधि रसायन, औषधि कहां से प्राप्त हुई? आपको वनों से प्राप्त हुई। फर्नीचर, लकड़ी कहां से प्राप्त हुई? वन से प्राप्त हुई, तभी तो आप फर्नीचर बना पाओगे। भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। ठीक है, अब आप घर बना रहे हो तो घर में दरवाजा किसका लगाओगे? लकड़ी का लगाओगे। बहुत सारे घर ही पूरे के पूरे लकड़ी के बनाए जाते हैं। स्पेशली जो विदेश में अगर आप देखो, अमेरिका वगैरह में आजकल ज़्यादा बनाए जाते हैं, भारत में तो अब कम हो गए हैं, पहले ज़्यादा होते थे। अब भारत में लकड़ी के घर नहीं बनाए जाते। अब हम बात करते हैं आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। हमने कच्चे माल के आधार पर देख लिया, 4 वर्गों में डिवाइड किया गया। अन्य कोई भी ऐसा माध्यम नहीं जिससे कि आप कच्चा माल प्राप्त कर सकते हो, यही कुछ 4 माध्यम आपको देखने को मिलते हैं। एक तो हमें वनों से प्राप्त होता है, दूसरा समुद्र से प्राप्त होता है, तीसरा आपका खनिज है और चौथा आपका कृषि है। इसके अलावा और कोई है ही नहीं। अब हम बात करते हैं आकार के आधार पर। ठीक है, तो खनिज के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि है। इसका अर्थ यहां पर यह है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने उद्योग में। ठीक है, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसी आधार पर आपके उद्योगों का वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है नियोजित लोगों की संख्या, 2-3 चीजें। सबसे पहला पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा। इन 3 कारकों के आधार पर आप उद्योगों को डिवाइड कर सकते हो। पहला है आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दूसरा आपके उद्योग में कितने लोग काम कर रहे हैं, और तीसरा आप कितनी मात्रा में चीजों का उत्पादन कर रहे हो। बहुत अधिक उत्पादन कर रहे हो तो सबसे बड़ा उद्योग होगा, बहुत कम उत्पादन कर रहे हो तो छोटा उद्योग होगा। ठीक है, आकार के आधार पर उद्योग को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक आपका कुटीर या घरेलू उद्योग हो गया, दूसरा लघु आकार का उद्योग होगा, और तीसरा आपका हो गया बृहद आकार का उद्योग। ठीक है, अब आइए इन तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुटीर या घरेलू उद्योग की। ठीक है,
तो कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने पर सीमित संसाधनों के साथ आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किए जाते हैं। जैसे कि आप अपने अगर गांव क्षेत्र से आते हो तो आपको पता होगा आपके गांव में कुछ लोग बीड़ी वगैरह बनाते हैं, घर पर बैठकर ही बीड़ी वगैरह बना ली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए सस्ती भी मिलती है क्योंकि ये मतलब लोग अपने घरों में ही बैठकर बीड़ी वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारे घरों में उद्योग चलते हैं, महिलाएं जो होती का सिलाई का काम करती हैं महिलाएं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, कढ़ाई का काम करती हैं, तो वो भी घरेलू उद्योग की लिस्ट में ही आता है, ठीक है। तो आमतौर पर इसमें क्या होता है, बहुत ही छोटे पैमाने पर ये उद्योग चलता है, ठीक है। सीमित संसाधनों का उपयोग किया जाता है और आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये संचालित किया जाता है। शहरी इलाकों में आपको कुटीर या फिर घरेलू उद्योग देखने को नहीं मिलेंगे। इन उद्योगों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हुए ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन करना होता है। जो कुटीर या घरेलू उद्योग है इनकी यहाँ पर दो तीन विशेषताएं बताई जा रही हैं। पहली विशेषता तो ये बताई जा रही है कि इनका मुख्य उद्देश्य है स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करना, ठीक है। क्या है, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में से रोजगार बढ़ता। और तीसरा उद्देश्य इसका बताया जा रहा है कि भैया आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना। अब आत्मनिर्भरता धीरे धीरे जैसे घटती जा रही है तो आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए इस उद्योग को स्थापित किया। ये उद्योग इसके लिए मतलब माने जाते हैं आत्मनिर्भरता के लिए। अब आप घर में बैठकर कढ़ाई कर रहे हो, आपका मालिक कौन है बताओ, कोई है? उसने आपको ठेका दिया कि हमें इतने कपड़े कढ़ाई वाले चाहिए, ठीक है। महिलाएं आमतौर पर करती हैं घर में, ठीक है। महिलाओं ने घर पर बैठकर कढ़ाई कर ली और उस कपड़े को मतलब जब कढ़ाई हो गई उनको रुपए मिल गया, उन्होंने कपड़ा वापस दे दिया, ठीक है। घर में बैठ के बीड़ी बनाने, ठीक है, जितनी बीड़ी बना लेंगे उतने अधिक मिल जाएंगे। आपने देखा होगा गांव में कुम्हार लोग होते हैं, गोलक बनाते हैं, दिवाली में जलने वाली जो दिवलियां होती हैं जिनको सितुलिया भी कहीं कहीं पर कहा जाता है, छोटी छोटी होती हैं, वो बना रहे हैं। तो ये आपके किस में आते हैं, कुटीर या घरेलू उद्योग के लिस्ट में आते हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, ठीक है। अब बीड़ी हाथ से बनाई जा रही, मशीनों से नहीं बनाई जाती है आमतौर पर, ठीक है। जो छोटे छोटे कुम्हार होते हैं वो मिट्टी के बर्तन घर पर बैठ करके हाथों से बनाते हैं, वो भी इसी लिस्ट में आते हैं। ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं, ठीक है। तो कई बार मतलब टोकरी बुनना वगैरह, ये बुनकर वगैरह ये भी काम करते हैं, तो ये भी इसी लिस्ट में आ जाते हैं। दूसरा है आपका लघु आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो सीमित पूंजी, श्रमिकों और मशीनरी के साथ संचालित होते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि भैया एक लिमिट में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ लिमिट में, मीडियम साइज की इन्वेस्टमेंट आप मान सकते हो, ठीक है। और एक लिमिटेड इसमें श्रमिक काम कर रहे हैं और लिमिटेड इसमें मशीनरी अर्थात टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जिसमें बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। जिसमें निर्माण हाथों से किया जा रहा है, ठीक है, वो आपका हो गया कुटीर या घरेलू उद्योग, ठीक है। लेकिन जिसमें थोड़ी बहुत मशीनरी का यूज किया जा रहा है, लिमिटेड, ठीक है, जो सीमित मशीनरी का उपयोग करता है उसको कहा जाएगा लघु आकार का उद्योग, जो थोड़ी बहुत मशीनों का उपयोग करे। जैसे कि आपके यहाँ पर कारखाने लगे होंगे जो आटा पीसने का काम करते हैं, राई का तेल निकालने का काम करते हैं, तो इनको लघु आकार का उद्योग कहा जाता है आमतौर पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीमित पूंजी, सीमित श्रमिक और सीमित मशीनरी के साथ संचालित होते हैं ये उद्योग, ठीक है। ये उद्योग आमतौर पर बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी और कम क्षेत्रफल में काम करते हैं। इसमें देखो कम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और छोटे से क्षेत्रफल में स्थापित हो जाता है। अब जैसे आपने अपने यहाँ पर चक्की लगा दी, कारखाना लगाया, छोटे से जगह में लग जाएगा, लेकिन आप क्या करें, बहुत बड़ा उद्योग डाल रहे भाई, पूरे शहर के आटे, पूरे देश में आपको आटा बेचना है, इसके लिए आप लगा रहे हो, तो भाई उसका कारखाना बड़ा लगेगा, ठीक है। बड़ा कारखाना लगेगा, कई सारी चक्कियां लगेंगी बड़ी बड़ी, और ठीक है बड़ी बड़ी मशीनरें आएंगी, फिर उसमें आपको गेहूं भी साफ करवाने के लिए कई सारे लेबर लगेंगे, वो आपका बड़ा उद्योग हो जाएगा। लेकिन आप अपने केवल अपने गांव के लोगों को या अपने शहर के लोगों को सेवाएं देना चाहते हो, ठीक है, उनके आटा को पीसना चाहते हो, अपनी छोटी सी चक्की लगा ली, ठीक है, तो ये आपका लघु आकार के उद्योग की लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भैया बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी, कम क्षेत्रफल, ठीक है, की आवश्यकता होती है और स्थानीय व क्षेत्रीय बाजारों को सेवाएं या उत्पादन प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी कि स्थानीय जो बाजार है, स्थानीय लोग हैं, उनको सेवाएं प्रदान करने का यहां पर काम किया जाता है। सेवाएं या फिर जो भी आप उत्पाद प्राप्त कर रहे हो वो चीजें यहां पर दी जाती हैं। जैसे कि आमतौर पर लुहार को आप देखते हो, ठीक है, लुहार तो इसमें कम आएगा, हाँ चक्की वाला अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। चक्की के अलावा रेशम की बुनाई हो गया, अच्छा एग्जाम्पल है। फर्नीचर निर्माण हो गया, आप देखो आपके आसपास जो बढ़ई लोग होते हैं, ठीक है, कारपेंटर जिन्हें कहा जाता है, वो फर्नीचर बनाया करते हैं, ठीक है, और आसपास के लोग जाकर उनसे उनसे परचेस कर लेते हैं। अब आपने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली, बहुत बड़ा कारखाना लगाया, आपने हजारों की संख्या में फर्नीचर बनाने वाले कारपेंटर लगा दिए, तो वो एक आपका बहुत बड़ा उद्योग हो गया। लेकिन आपके इलाके में कोई एक या दो मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं फर्नीचर बनाकर
करके बेच रहे हैं तो वो आपका लघु आकार का उद्योग हो गया। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं, ये भी कुछ इसी लिस्ट में आते हैं। भारत में लघु उद्योगों को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत परिभाषित किया गया। देखो ये जानकारी आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगी, इसे मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर रखा हुआ है जिससे कि जो हमारे लघु उद्योग हैं उनको थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें। बेसिकली अभी हमारे यहाँ जो मोदी गवर्नमेंट है ये लघु आकार के उद्योगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि इंडिया में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है या फिर जो विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है उसका लगभग 50-60% यही लघु आकार के उद्योगों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा जा रहा है वो इन्हीं लघु आकार के उद्योगों के बल के ऊपर देखा जा रहा है। तो इनको एक अधिनियम है जो 2006 में बनाया गया था, एमएसएमईडी एक्ट। ठीक है, इसे हिंदी में फुल फॉर्म इसकी दी गई है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम। इसमें लघु आकार के उद्योगों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। एक आपको मिलता है सूक्ष्म जिसे माइक्रो कहा जाता है, दूसरे आपके मिलते हैं लघु जिनको कहा जाता है स्मॉल साइज के, और तीसरे मध्यम अर्थात मीडियम साइज के। ठीक है, इन तीनों की अलग अलग अपनी वैल्यू डिसाइड की गई। पहले मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं, या तो मैंने सिर्फ एक की रखी हुई है, बाकी मैं तीनों की बता देता हूं। जिन उद्योगों में जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि वो प्लांट लगा रहे हैं या फिर मशीनरी इक्विपमेंट लगा रहे हैं, उनमें 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होता है, और जो उनका साल भर का जो टर्नओवर रहता है वो 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होता है, उनको सूक्ष्म उद्योग की लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जिन उद्योगों में जो इक्विपमेंट वगैरह लगाए जाते हैं 10 करोड़ से ज्यादा के नहीं लगाए जाते हैं, और 50 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर जो साल भर में नहीं करते हैं उनको लघु में रखा जाता है। और तीसरे जो मीडियम साइज में आते हैं इनमें इक्विपमेंट वगैरह लगाए जाते हैं 50 करोड़ तक के, इससे ज्यादा के नहीं लगाए जा सकते, और 250 करोड़ तक का इनका टर्नओवर हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता है। तो 250 करोड़ तक का टर्नओवर अगर आप कर रहे हो और 50 करोड़ तक के आपके इक्विपमेंट वगैरह लगे हुए हैं जिसमें मशीनरी वगैरह हो गई, तो आप लघु आकार के उद्योग की श्रेणी में आते हो। और लघु आकार के उद्योगों को 3 वर्गों में यहाँ पर डिवाइड किया गया जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये अधिनियम बोलता है। पहले ये मतलब जो यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है इन्वेस्टमेंट और इनकम का, टर्नओवर वगैरह का, ये कम था। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो निर्मला सीतारमण जी हैं इन्होंने 2020 के आसपास मतलब इसको दोबारा से क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर दिया था और इसे मतलब ये बढ़ा दिया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जब कोरोना काल में कोरोना वगैरह आया तो इसके ऊपर चर्चा की गई, बहस की गई थी, और उसी समय मतलब आत्मनिर्भर भारत की बात भी बहुत बड़ी तेजी से आगे बढ़ाई गई थी। अच्छा, इसकी फ़ायदा क्या होता है? इसमें 2-3 फायदे और हैं। सबसे पहला, इनको लोन वगैरह जल्दी मिल जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट इनकी गारंटी ले लेता है कि भाई हम गारंटी लेते हैं, ये कहाँ जाएंगे, अगर बहुत बड़ा लगा रहे उद्योग हैं तो चले जाएंगे छोड़ करके। ठीक है, इनकम इनके पास अगर ज़्यादा होगी, लेकिन अगर छोटा उद्योग लगा रहे तो कहाँ जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट इनकी गारंटी ले लेता है। ठीक है, इनसे टैक्स भी बहुत कम देना पड़ता है, 12% के आसपास इनका टैक्स रहता है, और जो बृहद आकार के उद्योग होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, उनका आपका 30% का रहता है। ठीक है, इन तीनों ही उद्योगों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम में, बाकी तीनों में ही आपको सेम ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इनको टैक्स भी कम देना पड़ता है। ठीक है, और जो मतलब एक कहते हैं ना कि भाई पर्यावरण प्रदूषण हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता लाइसेंस लेने के लिए, तो इनमें भी इनको छूट दे दी जाती है। ठीक है, कि भाई हाँ आप आराम से काम करो, तो इनको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पर जो दिया जा रहा है वहाँ पर केवल हमने मीडियम साइज का जो है उसके बारे में बताया जाए। निर्माण क्षेत्र अर्थात जिसमें प्लांट मशीनरी वगैरह आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 1 करोड़ से कम और वार्षिक आय 5 करोड़ तक की होनी चाहिए, ये बताया जा रहा है। जो सूक्ष्म जो सबसे मीडियम है, ठीक है, लघु आकार के उद्योग में सबसे मीडियम उनके बारे में। ठीक है, तो आपकी 1 करोड़ से कम की मशीनरी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की ना हो, 1 करोड़ तक की हो जाए, और वार्षिक आपका जो कारोबार है वो 5 करोड़ तक का रहना चाहिए अर्थात टर्नओवर। ठीक है, तो आप इस सूक्ष्म वाले में आओगे। एंड इसके अलावा सेवा क्षेत्र अर्थात जहाँ पर भी आप अपनी मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जिस इलाके में, बाकी आप जितना भी बना रहे हो वो काफ़ी सारे इलाके में आप भेज सकते हो, विदेशों में भी भेज सकते हो, वो चीज़ें अलग की होगी। लेकिन जो आपको सेवा क्षेत्र होना चाहिए वो अगर उपकरणों में निवेश हैं आपके 50 लाख से कम के, तो वार्षिक आय 2 करोड़ तक की होनी चाहिए। ठीक है, वार्षिक आय 2 करोड़ तक की होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप सूक्ष्म की श्रेणी में रखे जाओगे। अच्छा, सेवा क्षेत्र में जो उपकरण है आपके, ये मतलब जो आपके इसमें रखा जाता है बेसिकली जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रोडक्ट ले जाने के लिए यहाँ पर जो आप उपकरण यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे बेसिकली इक्विपमेंट जो भी आप इसमें यूज़ कर रहे हो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये एक अपना अलग टॉपिक हो। बेसिकली अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट ये हो गई आपकी सबसे पहले सूक्ष्म वाली। अब इसके आगे अगर हम बात करें लघु की, तो लघु की यानी कि स्मॉल कैपिटल वाले जो होते हैं इनकी लिमिट है वो आपकी 10 करोड़ से शुरू होती है। ठीक है, 10 करोड़ तक का ये अपना इक्विपमेंट वगैरह लगा सकते हैं, और 50 करोड़ तक का इनका रहता है टर्नओवर। ठीक है, और मध्यम जो होता है
इनका 50 करोड़ से स्टार्टिंग होती है, मतलब अपने 50 करोड़ तक की आप अपनी वो लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, इक्विपमेंट, ठीक है, मशीनरी प्लांट वगैरह खोल सकते हैं। और 250 करोड़ तक का इनका टर्नओवर रहता है साल भर का, तो ही आप इस लिस्ट में आओगे, और नहीं तो आप फिर चले आओगे बृहद आकार के उद्योग में, और उसमें फिर हाई आपको टैक्स देना पड़ेगा और लाइसेंस भी आपको जल्दी नहीं मिलेगी। एंड इन दोनों के अलावा अगर आपको लोन वगैरह लेना है तो वो भी आपको बड़ा मुश्किल में मिल पाएगा, गवर्नमेंट की गारंटी वगैरह उसमें जल्दी नहीं मिल पाती है, उसमें अपनी आपको गारंटी वगैरह लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अलग ही झमेला उसका रहता है, ठीक है। जब इंसान आगे बढ़ जाता है 250 करोड़ से ऊपर का अगर व्यापार कर रहा है, तो फिर तो वो कहाँ ही पहुंचेगा, फिर तो उसे लोन वगैरह की चिंता ही नहीं रह जाती, बैंकें खुद देने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बृहद आकार के उद्योग की, ठीक है। तो बृहद आकार के उद्योग वे उद्योग हैं जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, जिनमें बहुत बड़े पैमाने पर मतलब उत्पादन हो रहा है, ठीक है, जिसमें बड़ी मात्रा में पूंजी, आधुनिक तकनीकी यानी कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और विशाल श्रम शक्ति का उपयोग किया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर आप श्रम शक्ति का इस्तेमाल करें। अब इसमें क्या है कि अगर हम मध्यम के पास में भी जाएं तो केवल 50 करोड़ तक का ही इन्वेस्टमेंट है आपका, 50 करोड़ तक का, ठीक है। और यहाँ पर 50 करोड़ से शुरुआत हो रही है, आप केवल टेक्नोलॉजी आपकी 50 करोड़ की हो जाएगी, ठीक है। फिर ऊपर जाओगे तो इसमें लेबर कॉस्ट अलग लगेगी, ठीक है, पूंजी अलग से लग रही है, आप कच्चा माल लगा रहे हो वो अलग से लगा रहे हो, ठीक है। तो ये जो बृहद आकार के उद्योग होते हैं इसमें 50 करोड़ से ऊपर चला जाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। ये उद्योग बड़े क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है, और इनका जो उत्पादन होता है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो गया, गाड़ियां बनाना, ठीक है। अब 50 करोड़ की तो एक गाड़ी बनती है, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं, ठीक है। आपने साल भर में अगर थोड़ी बहुत मतलब साल भर काम किया और 100 गाड़ियां बना ली तो भी आप ऊपर चले आओगे। जो टेक्नोलॉजी लग रही है वो अलग से लग रही है, जो कच्चा माल लग रहा है वो अलग से लग रहा है, ठीक है। तो इसमें 50 करोड़ से बहुत ऊपर चला आता है, इसलिए ये बृहद आकार के उद्योग किस लिस्ट में आते हैं। इस्पात उद्योग हो गया, आप लोहा बनाने का काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी बृहद आकार के उद्योग में रहेगा। जहाज निर्माण, अब जहाजों की कीमत ही तो भाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, कितनी होगी, एक एक जहाज की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, इसलिए इसको भी बृहद आकार के उद्योग में रखा जाता है। रसायन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी उद्योग, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, ठीक है। अब दवाइयाँ आप देखो कितनी महंगी महंगी आती हैं, ठीक है। दवाइयाँ बनाने में बहुत खर्चा नहीं आता है, बट ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी अधिक रख देते हैं, सॉरी वो मतलब MRP रेट जो रहता है, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस, वो इतना अधिक रख देते हैं कि भाई पता चले 20 रुपए की दवाई है लेकिन उसमें प्राइस पड़े हैं 2000, ठीक है, और डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दिल लगा लोगों के, वो कह रहा है कि भाई बहुत एहसान कर रहा है तुम्हारे ऊपर और 200 रुपए की दवाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा होता है, आप देखोगे भाई कि भाई 20 रुपए की दवा है और उसके ऊपर प्राइस पड़ा हुआ है 200, 500, 600, ठीक है। ऐसा कई दवाओं में होता है। मैं एक बार मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए गया, ठीक है, मेरी दादी एक ड्रॉप डालती थी, आँख में ड्रॉप डालती हैं, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो दादी ने मुझसे कहा कि भाई 15 रुपए का मिलेगा, जाओ ले आओ जा करके। तो हम जब उनसे लेने के लिए गए तो उन्होंने दिया, ठीक है। तो हमने उनको वो मुझे नए थे, जानते नहीं थे, ठीक है, कि हाँ दादी पहले मंगाती रही तो उनको पता था, ठीक है। तो उन्होंने भेजा, मैं गया वहाँ पर, मैंने कहा कि ये ड्रॉप दे दो, उन्होंने दिया। मैंने कहा कितने का है, कहने 50 रुपए का। तो हमने MRP देखा 75 रुपये पड़ा। हमने कहा कि हमारे यहाँ ये 15 रुपये का गया, कैसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा हम वहाँ से आए हैं, ठीक है, और ये जो तो 15 रुपये की वो मंगाती हैं, कि अच्छा कि बताया नहीं था तुमने इसलिए कि ला 15 रुपये दो, और हो गया काम पूरा। अरे यार मतलब दवाइयों में इतना हैवी घोटाला किया जाता है, सबसे ज़्यादा घोटाले वाली इंडस्ट्री यही है, ठीक है। 15 रुपये की लेकर के मैं गया, ठीक है, और फिर दादी को दी, मैंने फिर बताया घर पे, ठीक है। तो मतलब कि भाई 50 रुपये की दे रहे थे, 75 रुपये MRP प्राइस था, और 15 रुपए की लेकर के। अब जरा सोचो आप कि कितना मतलब इसमें कितने की ये बनी होगी जा करके, जिसने बनाई, ठीक है, बनाने के बाद पैकेजिंग वगैरह की, फिर आई मेडिकल स्टोर पर आने में कई सारे डीलर बीच में होंगे, ठीक है, और फिर वो लेके आ रहे। मुश्किल से इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रही होगी वो 5 रुपये रही होगी मुश्किल से, ठीक है। फिर उसने कुछ लिया होगा, फिर बीच के डीलर ने, पैकेजिंग वाले ने, ठीक है, और पैकेजिंग के बाद में फिर जो बेच रहे हैं उन्होंने लिया होगा, ठीक है, और 50 रुपए की हमें दे रहे थे, 15 रुपए की मिल गई, ठीक है। तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा घोटाले वाली जो अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो है फार्मास्यूटिकल, ठीक है, जिसमें दवाइयाँ वगैरह बनाई जाए। तो ये सारे के सारे उद्योग जो है, ऊर्जा उत्पादन उद्योग, अब भाई बिजली बनाने का काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ही चला जाएगा आपका 100 करोड़ के आसपास, ठीक है। आप एक डैम बना रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट होगा थोड़ा सोचो, ठीक है। रोड सड़क बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, ठीक है। तो ये आपके रहते हैं बृहद आकार के उद्योग की लिस्ट में। अब हम बात करते हैं स्वामित्व, ठीक है, मालिकाना हक की, कि भाई मालिकाना हक के आधार पर आप उद्योगों को कितने वर्गों में डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहला, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और अथवा
सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, भाई कितने हो गए? निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक, हाँ यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था। एक हो गया आपका निजी क्षेत्र का, अर्थात प्राइवेट हो गया ये पूरा, ठीक है। दूसरा राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, राज्य यानी कि गवर्नमेंट वाले जो होते हैं, ठीक है। तीसरा आपका आ गया संयुक्त क्षेत्र, इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिमिटेड कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड जो होते हैं, जैसे कि आपकी मारुति उद्योग लिमिटेड है, ठीक है। फिर आपका सहकारी क्षेत्र, इसमें क्या होता है कि भाई सामूहिक रूप से इसमें काम किया जाता है, ठीक है। आइए एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इन 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले निजी उद्योग। तो निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो उद्योग चलाते हैं पूरा का पूरा मालिकाना हक उन्हीं के पास होता है, ठीक है। 4 लोगों ने मिलकर उद्योग खोल लिया या एक अकेले व्यक्ति ने खोला, ठीक है। तो ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो गई। दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएल कंपनी जो है, ठीक है। इसके अलावा आपका मिलता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये है, ये 2 कंपनी आपको देखने को मिलती हैं जो कि गवर्नमेंट वाली हैं। बेसिकली ऐसी कंपनी या फिर ऐसा उद्योग जो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट हैंडल करती हो, ठीक है, वो आपके आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है, या फिर राज्य स्वामित्व तो आप रख सकते हो, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है? संयुक्त क्षेत्र में उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। इसमें आपने देखा होगा कई सारी कंपनियां, कई सारे क्षेत्र आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अर्ध सरकारी कहा जाता है। सुना है अपने अर्ध सरकारी, ठीक है। तो वो इसमें आते हैं, ठीक है। अर्ध सरकारी में आपके संयुक्त क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। मान लो उसमें राज्य ने भी अपना थोड़ा सा पार्टनरशिप कर लिया कि भाई इतना इनकम, इतने % की पार्टनरशिप राज्य की हो गई, ठीक है। इसमें आपका मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। मारुति कंपनी, मारुति सुजुकी की जो है वो इसी में लिस्ट में आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सहकारी क्षेत्र की। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग हैं जो लोगों के एक समूह द्वारा सामूहिक रूप से संचालित किए जाते हैं, लोगों के ग्रुप के द्वारा सामूहिक रूप से चला रहे। अब आप कहोगे कि भैया जो हमारे ये वाले निजी क्षेत्र के ये भी तो सामूहिक रूप से ही हैं, इसमें हम 4 लोग मिल गए, व्यक्तियों का समूह मिल गया, लेकिन इन दोनों में अंतर है। अंतर कैसे, थोड़ा डिटेल में समझो। क्या कहा जा रहा है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग हैं जो लोगों के एक समूह द्वारा सामूहिक रूप से संचालित किए जाते हैं। ये तो हो गया भाई, इससे थोड़ा सिमिलर मिलता है, लेकिन यह उद्योग सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्या है, सहकारिता का सिद्धांत। इसमें सहकारिता का सिद्धांत क्या कहता है, जहां सभी सदस्य समान अधिकार और जिम्मेदारियां रखते हैं, यानी कि जितने भी सदस्य इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी समान अधिकार और जिम्मेदारियों के साथ में काम करते हैं। इस क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों, पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, सबसे पहला कच्चे माल के उत्पादक या जो पूर्तिकार हैं, अर्थात जो कच्चा माल दे रहे हैं। दूसरा कामगार, ठीक है, कामगार यानी कि पूर्तिकारों या कामगारों, एक मिनट, कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो कच्चा माल दे रहे हैं, ठीक है, या फिर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, इन सब के पास में इसका मालिकाना हक होता है, ठीक है। अब कच्चा माल देने वाले 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं, उनके पास भी होगा, और जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके पास भी मालिकाना हक होगा, ठीक है। इन दोनों के पास में होता है, ठीक है। आगे जैसे कि दुग्ध उत्पाद उद्योग हो गया। अब दूध आप गाय कितनी पाल लोगे अगर पूरे देश में आपको व्यापार करना है, ठीक है। तो दुग्ध उद्योग हो गया जिसमें अमूल एवं सुधा डेयरी होता आएगा अपना, ये दोनों ही सहकारी क्षेत्र के हैं। शुगर मिल, अब शुगर मिल में गन्ने की आवश्यकता होती है, अब कितने गन्ने उगा लोगे बताओ मुझे, ठीक है। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सहकारी मिलें आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा खादी और ग्रामोद्योग हो गया, सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण आपको देखने को ये मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कच्चा माल देता है और जो काम करता है, ठीक है, दोनों का इसमें हक होता है। दोनों मतलब क्या करते हैं, बराबर की इसमें भूमिका निभाते हैं, दोनों की जिम्मेदारियां और समान अधिकार इसमें रहता है। आगे बढ़ते हैं, सहकारी क्षेत्र थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल है, इसको समझना। अब हम बात करते हैं उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की। किसी भी स्थान पर उद्योग चलेगा या नहीं चलेगा, ये कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है वे कारक जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन, संचार, विद्युत और बाजार हैं।
अर्थात किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। पहला कारक आपको मिलता है कच्चे माल की उपलब्धता। आप कपड़ा की मिल तो लगा रहे लेकिन आपके पास कपास नहीं है तो कपड़े की मिल वहां पर नहीं चलेगी। आप चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री डालने जा रहे हैं लेकिन आपके पास अगर आलू नहीं है तो चिप्स की फैक्ट्री नहीं चलेगी। आप लौह इस्पात उद्योग वहीं खोल सकते हैं जहां पर आपको लौह इस्पात बनाने के लिए लौह अयस्क प्राप्त हो, ठीक है, इसका अयस्क कच्चा माल उपलब्ध हो, वहीं डाल सकते हो। अर्थात सबसे पहला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता, आपको कच्चा माल मिलना चाहिए। दूसरा, भूमि, आपके पास भूमि होनी चाहिए, ठीक है, जहां पर भी आप उद्योग डाल रहे हैं, ठीक है, उस उद्योग के लायक भूमि वहां पर होनी चाहिए, आप जो भी उद्योग डाल रहे हैं। फिर जल की उपलब्धता होनी चाहिए, ऐसा कोई भी उद्योग नहीं जो बिना जल के चल सके, हर उद्योग में जल चाहिए है और जल की उपलब्धता होनी चाहिए। आप देखो रेगिस्तान में आपको ऐसे उद्योग ही बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे, वहां पर खनन जरूर किया जाता है बहुत सारी चीजों का, लेकिन बिना जल के आप उद्योग नहीं चला सकते। इसके बाद में तीसरा है श्रम शक्ति, आप कोई भी उद्योग लगा रहे हो आपको लेबर चाहिए होंगे, काम करवाने के लिए मजदूर चाहिए होंगे, ठीक है। इसीलिए आप देखो चाइना में बहुत सारे उद्योग जो हैं तो पहुंचे और वो वहां पर सफल भी हुए क्योंकि उन्होंने लो कॉस्ट पर लेबर प्रोवाइड किए, बहुत कम पैसे पे लोग वहां पर काम करने के लिए चले गए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, पूंजी, बिना पैसे के कोई उद्योग नहीं चलेगा, ठीक है। परिवहन, आप माल बना रहे हो लेकिन ले जाने के लिए कोई साधन ही नहीं है, कहां ले जाओगे, ठीक है, परिवहन। फिर संचार, आपके पास में दूसरों से जुड़ने के माध्यम होने चाहिए, आपने प्रोडक्ट तो बना लिए, सेल करने के लिए कहां जाओगे, आपके पास में आके कि संचार के माध्यम होने चाहिए, बात कर पाओ हर व्यक्ति से, व्यापारियों से जुड़ो, जिनको आपका जहां से कच्चा माल लाना है आपको उनसे जुड़ने के संचार के माध्यम उपलब्ध होने चाहिए। फिर विद्युत, बिना विद्युत के आजकल बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो नहीं चल सकते, कुछ उद्योग चल जाएंगे, ठीक है, बट हर उद्योग बिना विद्युत के नहीं चल पाएगा, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे बड़ा है बाजार, ठीक है, बाजार ही नहीं वहां पर है तो आप उद्योग लगा के करोगे क्या, बताओ, बिना बाजार के तो उद्योग चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सभी कारक कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 मिनट, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9 कारक हैं ये। 9 में से अगर 1 2 कारक मिसिंग होंगे तो आप उनकी मतलब एक बार पूर्ति कर सकते हो, ठीक है, बट अगर सभी कारक नहीं होंगे तो आप मतलब इस कहीं भी उद्योग नहीं लगा सकते। जैसे मान लो कच्चा माल नहीं है तो आप बाहर से मंगा ले रहे हो, लेकिन अगर इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप कैसे उद्योग लग डाल पाओगे, ठीक है। कच्चे माल की उपलब्धता को तो एक बार आप मैनेज कर लोगे, ठीक है, कि भाई आपके पास परिवहन है, साधन अच्छे हैं, संचार भी है, विद्युत भी है, बाजार भी है, सब कुछ उपलब्ध है, तो आप बाहर से मंगा ले रहे हो। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, विदेशों से माल को एक्सपोर्ट करती हैं, फिर यहाँ पर उसको असेंबल कर लेती हैं। अधिकतर मोबाइल जो इंडिया में बनाए जाते हैं आप देखोगे उनके पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, फिर इंडिया में उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर यहाँ पर बेच दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है, पूर्ण रूप से विदेश में पैसा नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे जो आपकी ये टेस्ला कंपनी है, मोदी जी टेस्ला कंपनी को इसीलिए इंडिया में नहीं आने दे रहे, कह रहे कि भाई 100% टैक्स लेंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ला वाले कह रहे कि भाई हम कार बनाएंगे तो अपने देश में, और बनाने के बाद आपके देश में ले जाकर के बेचेंगे, ठीक है। अब बना रहे हैं तो बनाने में जो लेबर काम कर रहे हैं वो कहाँ के कर रहे हैं, अमेरिका के या चाइना के, जो चाइना में लगी हुई है, ठीक है, जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही वहां के काम कर रहे हैं। अब आप बनी बनाई कार को लेकर के आ रहे हैं, हमारे देश में बेच रहे और हमारे के यहाँ लोगों से पैसा लेके जा रहे हैं। अब आप अगर आकर हमारे ही देश में कार बनाओगे तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा लोगों को, ठीक है, तो इससे हमारे यहाँ के लोगों की आमदनी होगी। फिर आप हमारे यहाँ पर बेच लो, कोई बात नहीं, लेकिन लेकर के आओगे बना बनाया प्रोडक्ट, हमारे यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, केवल आप जो तो इनकम के लिए आ रहे तो भाई नहीं आने देंगे, यही मोदी जी कह रहे हैं। तो अभी मतलब बहस चल रही है, देखो आगे क्या होता है, ठीक है। बेसिकली किसी भी उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले यही कारक हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है। भाई एक बार आपके पास में पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, तो भाई हम लोन ले लेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी चीजें नहीं है तो कैसे करोगे, भूमि उपलब्ध नहीं है तो कैसे काम बनेगा, ठीक है, नहीं है, आप मतलब एक बार खरीदनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इनमें से सभी की या फिर कुछ की आवश्यकता होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से आता है आपका श्रम शक्ति। क्या है? श्रम शक्ति, ठीक है। आपको मतलब लेबर चाहिए होंगे, लेबर कॉस्ट मतलब लेबर जो है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है आपका कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। कभी कभी क्या होता है, हमारे की जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है, आपने सुना होगा सब्सिडी देती है, इसके अलावा सपोर्ट देती है, जैसे कि लघु क्षेत्र के उद्योगों को क्या होता है कि लोन आसानी से मिल जाता है। लोन केवल आसानी से ही नहीं मिलता है, बल्कि आप देखोगे
तो कम ब्याज दर पर लोन मिलता है इनको, ठीक है। अगर आप भी, आपके मन में कोई आइडिया है, आप कोई बिजनेस स्थापित करना चाहते हो, तो थोड़ा सा पता लगाओ इसके बारे में, ठीक है, कि किस तरह से लोन वगैरह मिलेगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। सरकार इसमें गवर्नमेंट लेती है, बहुत कम इसमें ब्याज पड़ता है, ठीक है, और जल्दी लोन मिल जाता है आपका, ठीक है, और अप्रूवल भी जल्दी मिल जाते हैं, लाइसेंस भी जल्दी मिल जाते हैं। अगर आप योग्य हैं तो अपने क्षेत्र में उद्योग लगाओ, ठीक है। सब्सिडी भी मिलती है काफ़ी सारी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, ठीक है, इसमें भी सब्सिडी दे देती है कम दाम पर, ठीक है। कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, कई सारे क्षेत्रों में हेल्प करती है, जिससे कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें भी उद्योग स्थापित किया जा सके। जहां पर उद्योग नहीं है, वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो सब्सिडी देती है सरकार, ठीक है। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। अगर औद्योगिकरण नहीं होगा तो ना तो नगरों का विकास होगा और ना ही शहरों का विकास होगा, ना ही लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, नगरों और शहरों का विकास होता है, लोग आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं औद्योगिक तंत्र की। औद्योगिक तंत्र किसे कहा जाता है? तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। जैसे हमने कृषि तंत्र की बात की थी, ठीक है, उसमें भी निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल थे, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप जो लगा रहे हो, बीज वगैरह का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। जो प्रोसेसिंग होती है उसमें आप देखोगे खेतों की जुताई करना, पानी लगाना और उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। इसी तरह से औद्योगिक तंत्र में तीन चीजें आपकी, निवेश, इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, प्रक्रम अर्थात प्रोसेसिंग, और निर्गत अर्थात जो आपको उत्पाद प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आप इन तीनों को समझिएगा। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचनाएं शामिल है। अर्थात किसी भी, अगर आप उद्योग को लगाना चाहते हो, समझ लो, ठीक है, तो आपको कच्चा माल चाहिए होगा, जो कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, श्रम और भूमि की लागत चाहिए होगी। आपको पहले जमीन लेनी होगी और वहां पर जो आप जिन लोगों से काम करवा रहे हो, ठीक है, वो मेहनताना उनको देना होगा, ठीक है। तो दो चीजें ये होंगी, तीन चीजें होंगी, कच्चा माल, ठीक है, रॉ मटेरियल, फिर श्रम, लेबर कॉस्ट, ठीक है। तीसरा आपका होगा भूमि की लागत, अर्थात जमीन चाहिए होगी। और चौथा आपको मिलता है जल की उपलब्धता, पानी चाहिए होगा, कुछ भी आप बनाओगे, ठीक है। आजकल बहुत सारे क्षेत्रों में आप देखोगे दुकानों पे आपको हर क्षेत्र में अलग अलग ब्रांड के नमकीन, बिस्किट और मतलब विभिन्न प्रकार के बच्चों के खाने के लिए प्रोडक्ट अब मिलते हैं, देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ बनाए जाते हैं? ऐसी छोटी छोटी लघु आकार की फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, ठीक है, जहां पर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। कच्चा माल किसी मतलब थर्ड क्वालिटी का यूज कर लेते हैं, ठीक है, आसानी से इनको लाइसेंस वगैरह मिल जाती है, तो कच्चा माल ये यूज़ करते हैं, श्रम कम लगाते हैं, ठीक है, भूमि की लागत ये वसूल कर लेते हैं, जल की उपलब्धता हर क्षेत्र में चाहिए होती है, ठीक है। परिवहन, आपको मतलब क्या है कि जो माल आपने बनाया है या कच्चा माल ला रहे हो, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए आपको परिवहन चाहिए होगा। विद्युत की आवश्यकता होगी, मशीनें बिना विद्युत के आजकल चलती नहीं है, और भी कई सारी अन्य अवसंरचनाएं होती हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। जैसे कि टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, ठीक है, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना ज्ञान के कैसे करोगे, ठीक है, तो मानव संसाधन वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। प्रक्रम में जो आपका इसमें प्रोसेसिंग है, तो इसमें कई तरह की क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि आपने आलू बड़े पैमाने पर खरीदा और उससे चिप्स बनाना है, ठीक है, तो आलू से चिप्स बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो प्रक्रम में जोड़ी जाएगी, ठीक है। आपने कच्चा माल लौह अयस्क लिया, अब लौह अयस्क से आप लोहा बना रहे हो, तो लोहा बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, वो आपकी प्रक्रम में जोड़ी जाएगी। निर्गत, अंतिम उत्पाद इससे अर्जित आय, ठीक है, अंतिम उत्पाद जो आपको मिल रहा है, ठीक है, जैसे लौह अयस्क से आपने लोहा या इस्पात का निर्माण कर लिया, ठीक है, आप आपने आलू से चिप्स बना लिए, उनको बेचा और उनसे आपने आय प्राप्त की, पैसा प्राप्त किया, तो वो आपका निर्गत की लिस्ट में आता है, ठीक है। इसके अलावा आगे कहा जा रहा है सूती वस्त्र उद्योग। एक मिनट। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन एग्जाम्पल के रूप में दिया जा रहा है कि अगर आपको एक सूती वस्त्र उद्योग लगाना है तो उसमें सबसे पहले कपास चाहिए होगा, ठीक है, रुई। इसके बाद में फिर आपको मानव श्रम चाहिए होगा, जो लोगों से आप काम करवा पाओ, कारखाना लगाना होगा एक आपको, और परिवहन। ये चार चीजें आपको इसमें लागत के रूप में या फिर क्या इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होंगी। फिर प्रक्रम में क्या है, ओटाई, ठीक है, कपास की ओटाई करना, ठीक है, कटाई करना कपास की, ठीक है। फिर इसके अलावा बुनाई, रंगाई, ठीक है, आप बुन रहे कपड़े को रंगाई कर रहे हो, छपाई कर रहे हो, तो ये इसमें प्रक्रम की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। क्या क्या है, ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, सबरे आई हैं, ठीक है। और इसके बाद में फिर एक और आई आ गई, छपाई, ठीक है। तो इतने इसमें आई, मतलब इतनी प्रोसेसिंग है। फिर कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। जो आपने शर्ट वगैरह बना ली, शर्ट, पैंट, स्वेटर जो भी बनाया, ठीक है, वो आपका इसका क्या होगा, उत्पादन होगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थात ऐसी इलाके जहाँ पर बड़े पैमाने पर उद्योग फैलो, मान कि आप देखोगे बहुत सारे, जैसे कि भाई लखनऊ को नवाबों की बस्ती कहा जाता, वहाँ पर बहुत लोग नवाब रहते होंगे, ठीक है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश एक समय कहा जाता था कि भाई उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज चलता है, ठीक है। बहुत सारे माफिया लोग यहाँ पर रहते हैं कि भाई हर क्षेत्र में एक बदमाश चलता है, ठीक है। इसी तरह से जब कहीं पर बहुत अधिक उद्योग लगा दिए जाते हैं, एक ही क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग होते हैं, तो उसे औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। समझो इसको, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हों, ठीक है। जैसे कि भाई इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पर एक उद्योग लगा दिया गया जो कि लोहा बना रहा है, ये उद्योग लगा दिया गया जो लोहे से ट्रेन की पटरी बना रहा है, ये ट्रेन के डिब्बे बना रहा है, यहाँ पर बहुत सारी मशीनें बनाई जा रही हैं, यहाँ पर एक और उद्योग आ गया जो लोहे से मतलब क्या है कि बहुत तरह के अन्य प्रोडक्ट, जैसे कि भाई कार बस ट्रक वगैरह बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक बना दिए गए जो कपास से रुई निकाल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक उद्योग लगा दिया गया जो रुई से कपड़ा बना रहा है, यहाँ पर है जो कपड़े की छटाई वगैरह कर रहा है, कपड़े में छपाई वगैरह कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक उद्योग लगा दिया गया जो कपड़े से क्या है कि टी शर्ट या फिर अन्य चीज़ों को बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक उद्योग है जो खाना पीना के लिए कच्चा माल तैयार कर रहा है, ठीक है, आटा वगैरह पीसने के लिए। यहाँ पर इतनी ज़मीन थी जहाँ पर खेती वगैरह की जा रही है, बीच में जमीन वहाँ पर खेती की जा रही है, यहाँ से कच्चा माल आ रहा है, ठीक है। तो कई सारे उद्योग एक ही जगह पे आ गए, इसलिए इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, औद्योगिक प्रदेश कहा जाएगा, ठीक है। क्या है, जब औद्योगिक प्रदेश तब विकसित होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हों और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांट रहे हैं। अब पास ही में से लोहा बनाया जा रहा है, तो उससे लोहा लिया किसने, ट्रेन बनाने वाली कंपनी ने, ट्रेन की पटरी बनाने वाली कंपनी ने, लोहे के अन्य प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ने लोहा लिया और बना लिया, ठीक है। अब कपास वाली एक फैक्ट्री कारखाना लगा था जहां से कपास से रुई निकाली जा रही थी, उससे रुई से कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री ने क्या किया, कपास ले लिया। अब कपड़ा बना दिया उसने, तो कपड़े से टी शर्ट बनाने वाली कंपनी ने बगली में तुरंत उससे कपड़ा लिया और टी शर्ट बना दी, ठीक है। अब टी शर्ट जो थी उसको बेचने के लिए वहीं पर कोई और मार्केट खोल दी गई, तो वहां पर टी शर्ट बेचने लगी। तो इस पूरे प्रदेश को क्या कहा जाएगा, औद्योगिक प्रदेश कहा जाएगा। क्या होता है, जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थापित हो जाते हैं और अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश आपको जो देखने को मिलते हैं उनमें नंबर 1 पे आता है आपका पूर्वोत्तर अमेरिका। एक मिनट इरेज कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका कौन सा, पूर्वोत्तर अमेरिका। फिर पश्चिमी और मध्य यूरोप आता है, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी यूरोप आता है, पूर्वी एशिया आता है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं बस समझ लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली कुछ प्रदेशों के तो नाम दिए गए यहाँ पर हैं। अगर प्रश्न आता है कि भैया विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताओ, तो इनके आप वहाँ पर दे सकते हो। नंबर 1 पे आपका आ गया वो पूर्वोत्तर अमेरिका, फिर पश्चिमी और मध्य यूरोप आ गया, फिर पूर्वी यूरोप आ गया और पूर्वी एशिया आ गया, ठीक है। पूर्वी एशिया याद रखना, ठीक है। विश्व के मैप यहाँ पर नहीं रखें, जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, हर एक चीज़ का डायग्राम बना के बताने के लिए। अच्छा, अगर बात की जाए कि भैया मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः किन इलाकों में स्थित होते हैं, ये तो नाम हो गए उनके, ठीक है। तो भैया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। फिर समुद्री पत्तनों के समीप, ठीक है। क्यों समुद्री पत्तनों के समीप, क्योंकि समुद्री पत्तनों से बड़े पैमाने पर आप विदेशों में अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हो। समुद्री जहाज़ों के माध्यम से, जो पोर्ट होते हैं उनके माध्यम से भेज दिया जाता है। विशेष तौर से जो कोयला क्षेत्रों के निकट होते हैं, क्योंकि कोयला प्राप्त हो जाता है, उससे एनर्जी जनरेट की जाती है, ठीक है। तो ये जो मतलब उद्योग हैं, उद्योगों की को स्थापित करने वाले कुछ कारक यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर अधिकतर क्षेत्रों में मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर स्थापित है उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। अगले पॉइंट अगर बात की है भारत की, कि भारत में औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से कहाँ पर स्थित हैं, तो जैसे मुंबई पुणे समूह है एक आपका, ठीक है। यहाँ पर उद्योग आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर बेंगलोर में आईटी का हब कहा जाता है, ठीक है। तमिलनाडु प्रदेश, यहाँ पर भी बहुत सारे उद्योग आपको देखने को मिलेंगे एक साथ, तो वहाँ पर आपको औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हुगली प्रदेश, इसके अलावा अहमदाबाद में आपको मिलता है बड़ोदरा प्रदेश, ठीक है। अहमदाबाद में बड़ोदरा प्रदेश। छोटा नागपुर, ठीक है, औद्योगिक प्रदेश। फिर विशाखापट्टनम में गुंटूर औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। गुड़गांव, ठीक है, दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। गुड़गांव को भी आईटी का हब कहा जाता है, ठीक है। और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, कई सारे आपको भारत में मिलते हैं। इनके नाम नोट कर लेना, ठीक है, याद कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। एनसीईआरटी, अब इनको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, ठीक है, इनमें कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इनको बस डायरेक्ट समझ लो और याद कर लेना, ठीक है। औद्योगिक विविधता किसे कहते हैं,
जैसे कि भाई किसी भी उद्योग में कोई दुर्घटना घटित हो जाना, कोई बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में दो दी गई हैं, एक भोपाल गैस त्रासदी, एक आपको मिलता है चीन में गैस को विस्फोट। दोनों को समझिएगा, एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं और भोपाल गैस त्रासदी की। तो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग जो 0:30 है, इसका अर्थ है रात के 12:30 बजे, ठीक है, रात के 12:30 पे, ठीक है, घटित हुई थी। हुआ क्या कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 12:30 बजे एक घटना घटित होती है। ये अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है, ठीक है। कैसी है? अब तक की सबसे ज्यादा त्रासदपूर्ण, ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें मतलब हानि हुई थी। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी। कैसी थी? औद्योगिक विपदा को या फिर प्रौद्योगिकी दुर्घटना को, ठीक है, जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे मिग कहा जाता है, एमआईसी गैस का रिसाव हुआ था। समझो थोड़ा डिटेल में। देखो यहाँ पर एक कंपनी थी, ठीक है, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। ये जो है ये कंपनी का नाम है, ठीक है, यूनियन कार्बाइड। ये कीटनाशी बनाती थी, ठीक है, कीटनाशक बनाती थी जो खेतों में डाले जाते थे आमतौर पर, ठीक है, और भी कई सारे चीज़ों का निर्माण करती थी। बेसिकली बहुत हानिकारक केमिकल्स का यूज़ ये करते थे, ठीक है। तो ये यूनियन कार्बाइड का कीटनाशी कारखाना था। इससे हाइड्रोजन साइनेट और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे मिग कहा गया था, इन दोनों ही गैसों का रिसाव हुआ था, ठीक है। इन दोनों गैसों का रिसाव हुआ था। क्लास 9th में इसके बारे में और डिटेल में बात की गई, ठीक है। इसके ऊपर मूवी बनाई गई है, पता नहीं कितने वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए, ठीक है। तो यूनियन कार्बाइड में हुआ क्या था कि भैया हाइड्रोजन साइनेट और मिथाइल आइसोसाइनेट, इन दोनों गैसों का रिसाव हुआ था, ठीक है। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार ऐसा बताया गया है कि भैया 35,598 व्यक्तियों की मौत हो गई थी जब इन दोनों ही गैसों का रिसाव हुआ था। हुआ क्या था? गैसों का रिसाव होने से आसपास गैस फैलने लगी। जब आसपास गैस फैली तो इससे लोगों की आंखों में जलन होने लगी बड़े पैमाने पर, ठीक है। आंखों में जलन होने लगी, आसपास के इलाकों में मार अफरा तफरी मच गई। जो लोग, सर्दियों का टाइम था, जो लोग रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे, सर पूरा ढके हुए थे, उनके ऊपर तो कम असर किया, बट जो लोग आग ताप रहे थे या जो लोगों ने रजाई को सर के ऊपर से नहीं ओढ़ा था, उनके ऊपर गैस ने बहुत भयानक असर डाला, ठीक है। इतना भयानक असर हुआ कि लोगों की आंखें चली गई, गले में जलन होने लगी, ठीक है, अंग बहुत सारे उनके बेकार हो गए। जो लोग सांस के माध्यम से अंदर तक उस इन दोनों ही हानिकारक गैसों को लेकर के गए, अंदर से वो पूरी तरह से बेकार हो गए। तमाम तरह की बीमारियों ने उनको घेर लिया। जब अचानक लोगों की आंखें जलने लगी, इस तरह के दुष्प्रभाव उनको देखने को मिले, तो वो हॉस्पिटल की तरफ भागे। हॉस्पिटल में इतने अधिक लोग हो गए कि हॉस्पिटल में सारे बेड भर गए, जमीन पे सारे लोग लेटे। अब हॉस्पिटल वालों को पता नहीं कि इनको कौन सी दवा दी जाए, क्योंकि भाई पता ही नहीं था कि भाई आखिरकार इनकी आंखों में जलन क्यों हो रही है। फिर हॉस्पिटल वालों ने इस यूनियन कार्बाइड के पास में फोन करके पूछा कि क्या कुछ हुआ है, ठीक है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे बीमार लोग आ रहे हैं और सबकी आंखों में जलन एक जैसे सिम्टम है, क्या कोई गैस वगैरह लीक हुई? तो इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप गीली पट्टी आंखों में बांध दो, उनकी जलन समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने झूठ बोल दिया, और झूठ इसलिए बोला था क्योंकि अगर ये सच बता देते कि इतनी भयानक गैस लीक हुई है तो इनको बड़ा कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ता, ठीक है। तो इन्होंने गलत झूठ बोल दिया कि भाई आप केवल पानी वाली गीली पट्टी आंखों में बांध दो और इससे आराम मिल जाएगा, जबकि इससे आराम बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर सच बोल देते तो लोगों का थोड़ा सा भला हो सकता था, ठीक है। जो रेलवे वहां से गुजर रही थी, ठीक है, ट्रेन की डिब्बों में जो लोग बैठे थे वो भी काफी प्रभावित हुए। लेकिन जितनी भी ट्रेनें आ रही थी, वहां के जो रेलवे कर्मचारी थे, उन्होंने जल्दी जल्दी रेलवे में भर के, बिना टिकट हो ना हो कुछ भी हो, जाओ यहां से निकलो, लोगों को भगाया आसपास के बहुत बड़े एरिया में, ठीक है। जो गैस का रिसाव, जहां तक गैस पहुंची वहां तक लोग जो है बड़े पैमाने पर इससे प्रभावित हुए। और जो आंकड़ा यहां पर दिया है 35,598, ये सरकारी आंकड़ा है। और हमेशा याद रखना, जब भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटित होती है तो सरकारी आंकड़ा बहुत कम बताया जाता है, आधा भी नहीं बताया जाता है, ठीक है। 35,000 तो बताया गया, मेरे हिसाब से 1 लाख लोगों से अधिक की मृत्यु हुई होगी, तब यहां पर 35,000 बताया गया है। और इसमें गलती सरकार की भी थी, ठीक है, और कंपनी की तो थी ही थी, कंपनी से ज्यादा सरकार की थी। देखो सरकार क्या थी कर रही थी कि उस सरकार को वहां पर रोजगार देना था, ठीक है, सरकार को की जिम्मेदारी थी रोजगार देना। अब रोजगार देने के चक्कर में बहुत सारे सेफ्टी के जो मानक होते हैं, उनको सरकार ने खुला छूट दे दी थी उसमें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो उस समय के मीडिया रिपोर्टर्स थे, वो बार बार सरकार से कह रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, बार बार बता रहे थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार आंखों में पट्टी बांध के बैठी थी। और इसके बाद जब इसके यूनियन कार्बाइड के मालिक इंडिया में आए, इनको बुलाया गया, ठीक है, आए, आने के
बाद में जब देखा, तो जब बहुत दबाव पड़ा जनता का, मीडिया का, कोर्ट का, तब इनको हाउस अरेस्ट किया गया। एकदम प्रीमियम क्वालिटी में हाउस अरेस्ट किया गया कि घर के अंदर से बाहर नहीं जा सकते। और फिर 24 घंटे के अंदर जो तो उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा बाहर विदेश भेज भी दिया गया। हाउस अरेस्ट करके ड्रामा किया और फिर भेज भी दिया गया, ठीक है। इसके बाद सरकार ने इनके ऊपर हाई कंपनसेशन देने के लिए जुर्माना भी लगाया था कि इतना कंपनसेशन देना होगा। फिर उसमें सरकार ने छूट भी दे दी कि आप नहीं, इतना नहीं, इतना ही दे दो, थोड़ा बहुत कंपनसेशन दे करके हाथ पैर झाड़ के चले गए थे। ये जो आज के टाइम पर यूनियन कार्बाइड का कारखाना है, बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ है। आप यूट्यूब पर वीडियोस देखो, बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें बताया जा रहा है कि हजारों लोग जो बच गए, हाँ बहुत सारे लोग तो मारे गए, लेकिन जो बच गए वो आज भी कई बीमारियों से, जैसे कि अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, ठीक है, अंत्रशोधक विकृतियां, मतलब आंख की प्रॉब्लम हो गई, आंखों की प्रकृतियां प्रॉब्लम हो गई, लूड़ापन हो गया, लिंगड़े हो गए, पेट के अंदर बहुत सारे अंग ऐसे जो बिल्कुल बेकार हो गए। यानी कि मतलब अंदर से बहुत सारी बीमारियों ने उनको घेर लिया है। और आज भी सन 1989 को ये घटना घटी, तो आज लमसम 35 साल होने जा रहे हैं और आज भी यहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद एक और घटना घटित हुई थी चीन में, जो कि गैस कूप के विस्फोट से घटित हुई थी। इसको भी समझ लो। बताया जा रहा है 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हुई थी, 9000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। अब देखो, कोई भी सरकार हो कभी भी एग्जैक्ट मृत्यु का आंकड़ा नहीं देती, ठीक है। यहां पर बताया जा रहा है कि भैया 23 दिसंबर 2005 में चीन का एक गांव शहर है, ठीक है, यहाँ गांव शहर चोंगजिंग, ठीक है, यहां पर गैस कूप था, गैस का कुआं होगा, वहां पर विस्फोट हुआ था। जब विस्फोट हुआ तो 243 लोगों की मृत्यु हो गई और 9000 लोग जो थे वो दुर्घटनाग्रस्त हुए, अर्थात उनको हल्की फुल्की चोटें आई, किसी का पैर टूट गया, मतलब थोड़ी बहुत दुर्घटनाग्रस्त हुए, अर्थात उनके साथ में एक्सीडेंटल वाली प्रॉब्लम आई। और इस स्थान से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया। कितने? 64,000 लोगों को उनका घर छोड़कर किसी अन्य स्थान पर रहने के लिए भेज दिया गया। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए, ठीक है। अब आंकड़ा तो केवल 243 का दिया गया, लेकिन वहां पर मरे बहुत सारे लोग हुए। और चाइना ऐसा देश, तो मतलब वो तो कभी भी एग्जैक्ट आंकड़ा बताने वाला है ही नहीं, लेकिन फिर भी 243 की ही यहां पर बात की जा रही है। वे जो समय पर भाग पाए, उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। बाकी मतलब एक मिनट, हाँ, जो समय पर भाग गए उनके बारे में बात की जा रही कि भैया वो भी बचे नहीं पूरी तरह से, उनकी भी आंखें, त्वचा और फेफड़े, गैस अंदर गई थी चूंकि, ठीक है, अंदर जाने की वजह से फेफड़ों के अंदर चली गई, इसलिए फेफड़े ग्रसित हो, फेफड़ों से प्रॉब्लम हो गई, किसी को खाल से प्रॉब्लम हो, किसी को आंखों से प्रॉब्लम हो गई, विभिन्न प्रकार की विकृतियां उनको भी झेलनी पड़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी भी उद्योग को अगर आप लगा रहे हो तो जोखिम कम करने के उपाय क्या क्या है। तो पहला उपाय आपको मिलता है, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। अर्थात जहां कहीं भी आप अपना उद्योग स्थापित कर रहे हो वहां से आबादी को दूर रखो। जो घने बसे क्षेत्र हैं वहां पर आप उद्योग को ना लगाओ। सबसे पहला नियम ये, ठीक है, सबसे पहला उपाय, जिससे कि अगर कोई दुर्घटना घटित हो तो भाई शहर तक दुर्घटना पहुंचते पहुंचते आप वहां पर सूचना पहुंचा दो कि भाई इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो चुकी है, आप जल्दी से मतलब हट जाओ वरना आप मारे जाओगे, ठीक है। तो घने बसे जो आबादी क्षेत्र वाले आवासीय क्षेत्र हैं उनको औद्योगिक क्षेत्रों से थोड़ा दूर रखना चाहिए। दूसरा, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। कहने का अर्थ ये, जहां कहीं भी आप उद्योग लगा रहे हो और उस उद्योग से जो भी घटना घटित हो सकती है, ठीक है, उस घटना के क्या क्या प्रभाव होंगे, ठीक है, उस दुर्घटना के क्या क्या प्रभाव होंगे, इसकी जानकारी वहां के लोगों को होना चाहिए, ठीक है, कि अगर यहां पर कोई भी दुर्घटना घटित होती है इस उद्योग में तो क्या हो सकता है और उससे बचें क्या, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तीसरा, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए, कि जो आग की चेतावनी मतलब अलार्म वगैरह होते हैं, ठीक है, और अग्निशमन यानी कि आग को बुझाया जाए, ठीक है, बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र वगैरह हो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। जैसे कि यूनियन कार्बाइड की बात करें तो वो लिमिट से ऊपर काम कर रहा था, लिमिट से ऊपर चीजों को भर के रखा गया था, ठीक है। तो एक मतलब लिमिट होनी चाहिए कि भाई जो विषैले पदार्थ हैं उनको किस लिमिट में आप यहां पर स्टोर करके रखेंगे। पांचवा, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए, ठीक है। जितने भी उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं उनमें पॉल्यूशन
कंट्रोल के उपाय लगाने चाहिए कि भाई कम से कम पॉल्यूशन फैल से, क्योंकि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी आफत लेकर के आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया हमारा औद्योगिक विपदा। अब हम बात करते हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण। जो विश्व के प्रमुख उद्योग हैं उनका विश्व में किस तरह से वितरण है, इस चीज को भी समझ लो। तो कहा जा रहा है विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। आज के टाइम पर ये तीन ही उद्योग हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली को या इनडायरेक्टली को हम इन्हीं तीनों उद्योगों के ऊपर अवस्थित है। अगर हम बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग की, तो लोहे से लोहा बनाया गया। ठीक है, और लोहे से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो लोहे के ऊपर डिपेंड रहती हैं। अब आज के टाइम पर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें जरा बताना मुझे। आप अपने घर में बहुत सारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते होगे, बर्तनों का इस्तेमाल करते होगे खाना पीना खाने के लिए। ठीक है, आप टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल का इस्तेमाल करते होगे। इन सब के अलावा घर में आपके दरवाजे होंगे। ठीक है, आपका घर बना होगा। ठीक है, कहीं भी जा आ रहे हो तो किसी न किसी के माध्यम से आ रहे हो, हर क्षेत्र में आपको लोहे का उपयोग देखने को मिलेगा। आप दिन में कई बार कपड़े बदलते हो तो सूती वस्त्र उद्योग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दिन में कई बार पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, किसी से बात करते हो तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो गया। ये तीन ही उद्योग हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बाकी के उद्योग इंपॉर्टेंट हैं बट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको हाई लेवल पर डिमांड रखी गई हो। ठीक है, तो लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, फिर सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ये तीन ही ऐसे उद्योग हैं जो कि सबसे ज्यादा मतलब प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, लौह इस्पात और वस्त्र उद्योग काफी पुराने हैं। ठीक है, ये चिरकाल से चले आ रहे हैं। ठीक है, आप देखो आज से लगभग 2-3 हजार साल, 2000 साल पहले भी लोहे का उपयोग हो रहा था। ठीक है, 2500 साल पहले भी लोहे का उपयोग हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वस्त्र की बात करते हैं, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, ये भी मतलब आप देखो कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो भी कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो ये दो ऐसे उद्योग हैं जो कि बहुत पुराने उद्योग माने जाते हैं। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ये एक नया उभरता उद्योग है। आप जरा गूगल पर सर्च करना कि रेडियो क्या का आविष्कार कब किया गया। जब से रेडियो का आविष्कार हुआ तब से हम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में मतलब इसका उपयोग करना शुरू किया है। धीरे धीरे इसके बारे में और जानने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या है कि रेडियो के बाद में अन्य कई सारी तरंगों का आविष्कार किया गया। फिर नेटवर्क, मोबाइल और भी कई सारी चीज़ें, रिसीवर वाले फ़ोन आए थे, इसके बाद मोबाइल वगैरह आए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आने लगी। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक ऐसा है जिसको नया उभरता उद्योग माना जाता है, क्योंकि ये उद्योग इन दोनों ही उद्योगों की तुलना में बहुत नया है। ठीक है, लोहा और सूती वस्त्र इन दोनों का उपयोग हम चिरकाल से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो सूचना प्रौद्योगिकी है ये इसकी तो बच्चा है, अभी अभी जन्म लिया है। ठीक है, वे देश जिनमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। मैं यहां पर बात की जा रही है वे देश जिनमें सबसे बड़े पैमाने पर लौह इस्पात उद्योग अवस्थित है। ठीक है, वो हैं आपके कौन कौन से, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। भारत में भी अवस्थित हैं जिनके बारे में अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, वस्त्र उद्योग की अगर बात की जाए तो भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान इन देशों में अवस्थित है। अच्छा, अगर भारत की बात की जाए, हम देखते हैं हमारे देश में जो कपड़े पहने जाते हैं वो जो सबसे ज़्यादा महंगे कपड़े होते हैं वो ब्रांडेड होते हैं, और वो उनमें भी अधिकतर ब्रांड ऐसे हैं जो विदेशी होते हैं। ठीक है, फिर आप कहोगे कि भाई भारत का नाम सबसे पहले क्यों रखा गया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में और अंग्रेजों के आने के बाद भी अगर आप देखोगे तो इस भारत में जो कपड़ा बनाया जाता था वो इतनी अच्छी क्वालिटी का था कि विश्व के सारे कपड़े भारत के कपड़े कहेंगे फीके पड़ जाते थे। ठीक है, भारत जहां खड़ा होता था वहां पर सारे के सारे भाग जाते थे। ठीक है, लेकिन फिर ब्रिटेन ने एक मशीन बना ली और मशीन से सस्ता और अच्छा कपड़ा बनाने लगे, फिर भारत का कपड़ा पीट दिया गया। लेकिन भारत में कुछ ऐसे कपड़े बनाए जाते थे फिर भी जो अन्य देशों के कपड़े के मुकाबले बहुत अच्छे थे। ठीक है, जिसका मुकाबला मशीन कभी कर ही नहीं पा रही थी। ठीक है, जिसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। वैसे हमने क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल में आपको बताया। अगर आपने क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो भारत में आज भी अगर आप देखो तो कपड़े का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन बस बात इतनी है कि अगर इंडियन प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसका इंडियन लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते। हमारे यहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है, और फिर उस कपड़े से टी शर्ट या फिर अन्य तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए विदेशी कंपनियां इस कपड़े को खरीद लेती हैं। ठीक है, और खरीदने के बाद में अपना ब्रांड लगा करके उस कपड़े से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे शर्ट, पैंट, कपड़ा अर्थात जो प्लेन कपड़ा होता है। ठीक है, जो कि हम दुकान से जाकर के खरीदते हैं, फिर उससे शर्ट पैंट बनवाते हैं, वो कपड़ा। ठीक है, तो कपड़ा विदेशी कंपनियां खरीदती हैं और फिर उस कपड़े से कपड़े के ऊपर अपना लोगो लगाती हैं, अपना ब्रांड लगाती हैं। ठीक है, और उसकी 4-5 गुनी कीमत करके, ठीक है, एक अच्छी तरह से कोई शर्ट बना दिया या पैंट बना दिया और भारत में ही बेचती हैं। हमारे यहाँ के लोगों की
टोपी लगाने में लगी हुई हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो मतलब ऐसा बड़े पैमाने पर करने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ का कपड़ा, ठीक है, हम ही से खरीद करके अपना ब्रांड लगा करके 4-5 गुनी कीमत पर देने में लगे हुए। और हमारे यहाँ के मूर्ख कुछ ऐसे हैं जो इनको पैसे दे करके वो कपड़े खरीद रहे हैं। अब भाई हमारे यहाँ के अगर आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत आपके पास पैसा है, तो ये काम आप खुद क्यों नहीं शुरू करते हो? अपना एक ब्रांड डालो, ठीक है। अभी देखो वो क्या कहते हैं, टेक बर्नर, वो अपनी हुडी लेकर के आए, कितनी बिकी थी बताओ मुझे? क्या उसने खुद कपड़ा बनाया था? नहीं बनाया, ठीक है। कपड़ा खरीदा, ब्रांड लगाया, थोड़ी सिलाई करवाई, बेच दिया। कितने कपड़े बेचे और अच्छी कीमत पर उसने बेचे कि नहीं बेचे? ठीक है, इंडिया के ही कपड़े हैं ये, किसी विदेश के नहीं है, ठीक है। तो भारत में जो कपड़े निर्माण की दर है वो काफी अधिक है। भारत में वस्त्र उद्योग भी काफी चलते हैं, लेकिन विदेशी कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं, हमारे देश के लोग नहीं उठाते हैं, ठीक है। भारत हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। जो वस्त्र उद्योग है मुख्य रूप से कहां कहां पर है? भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान, इन देशों में, ठीक है। तो अगर आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हो तो आपको बिजनेस आइडियाज बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। आप लघु उद्योग के बारे में सोचो, थोड़ा सा पढ़ो उसके बारे में, ठीक है। एक लघु उद्योग स्थापित करो, उसमें भी कपड़े को चुनो, ठीक है। कपड़े की डिमांड कभी कम नहीं होगी, प्रीमियम क्वालिटी का कपड़ा लो, कुछ दर्जियों को बैठाओ, ठीक है। आप 10-15 दर्जी ले लो, ठीक है। एक केंद्र खोल लो, लोन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर कपड़े को लेकर के अपना ब्रांड एक बनाओ, अच्छी खासी मार्केटिंग करो। मार्केटिंग एजेंसी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जो मार्केटिंग आपकी इतनी अच्छी करवा देंगी, बड़े बड़े ब्रांड फेल हो जाएंगे उसके आगे, ठीक है। फिर कपड़ा बना करके बेचना शुरू कर दो, देखो कितनी बड़े पैमाने पर बिकता है, बहुत बिकेगा। आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की अगर बात की जाए तो इसके मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। देखो भारत का जो बेंगलुरु प्रदेश है ये आईटी हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईटी का हब कहा जाता है, ठीक है। जितने भी आपको बड़ी बड़ी आईटी की कंपनियां देखने को मिलेंगी सारी की सारी बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जितनी भी बड़ी कंपनियां सारी यहां पर स्थित है। हालांकि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां भी हैं, बट ये आईटी का हब कहा जाता है, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो बच्चा है, अभी नया उभरता है, इसके बाद भी इसने इतनी प्रगति कर ली है, ठीक है। मुख्य जो केंद्र इसके मुख्य केंद्र जो है वो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में है, और फिर आपको एक मिलता है भारत का बेंगलुरु क्षेत्र, ठीक है। ये इसके मुख्य केंद्र आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है? ये आपका जो ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है इसे सनराइज उद्योग भी कहा जाता है। सनराइज उद्योग कहते किसे हैं एक बार समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे सन अर्थात सूरज, राइज अर्थात उगना, ठीक है। तो सूरज जैसे उगता है इसी तरह से उभरते हुए उद्योग होते हैं, ठीक है, उनको सनराइज उद्योग कहा जाता है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं, ठीक है। तो इन सारे उद्योगों को सनराइज उद्योग की लिस्ट में रखा जाता है। कौन कौन से उद्योग हैं? एक सूचना प्रौद्योगिकी आ गया, ठीक है। फिर आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अभी देखो पहले वैद्य चलते थे, चलते कि नहीं चलते थे? ऐसे नब्ज पकड़ा और नब्ज पकड़ के बता दिया कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, 2 खुराक दे दी, सब ठीक एकदम से। लेकिन आज बीमार हुए तो पता चला 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती करके रखा हुआ है, और बिल इतना बन गया कि घर और जमीन सब बिक गई, ठीक है। 20 रुपए की दवाई के लिए 20,000 रुपए लिए जा रहे हैं, जिस इंजेक्शन की कीमत मात्र 500 रुपए होनी चाहिए, उस इंजेक्शन की कीमत 1500 और 15,000 रुपए ली जा रही है, ठीक है। हॉस्पिटल में रह रहे हो, अब बेड चार्ज आपसे पड़ रहा है एक दिन का 10,000 रुपए। भाई बेड में क्या घिस गया था क्या कि आपने 10,000 रुपए ले लिया एक एक दिन का? भाई इतना ही चार्ज पड़ता है ना बहुत सारे हॉस्पिटल में। ये कमाई के साधन है भाई, इतना लूट मचा करके रख दी गई है कि कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग की, ठीक है। थोड़ा डिटेल में इनको समझते हैं। लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, इन दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। लौह इस्पात उद्योग जो है ये भी कोई ऐसा उद्योग नहीं जिसको आप, ये एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसको आप आसानी से नहीं लगा सकते, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत से निवेश प्रक्रम, प्रोसेसिंग और निर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। यह एक पोषक उद्योग है, अर्थात अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करने वाला है, जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये एक पोषक उद्योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि लौह इस्पात उद्योग से लोहा बनता है, और लोहा किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में काम करता है, ठीक है। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचनाओं के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। कौन कौन चीजें? सबसे पहला श्रम, लेबर लेकर के आओ। और लौह इस्पात उद्योग में लेबर जो काम करते हैं उनको भाई
पैसा चाहिए होगा, क्योंकि भाई बहुत कठिन वाला काम है, ठीक है। बिना पैसे के तो कोई करेगा ही नहीं, ठीक है। बिना पैसे का कोई करेगा ही नहीं, या तो बहुत गरीब व्यक्ति करेगा जाकर यहाँ पर काम, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत कष्टकारी दशाएं होती हैं, ठीक है, या फिर मतलब मजबूर करेगा, ठीक है। दूसरा पूंजी, भारी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरा स्थान, बड़े क्षेत्र, आपको भूमि चाहिए होगी बड़ी मात्रा में, ठीक है। और अन्य अवसंरचनाओं में सबसे पहले लौ एस्क लेकर के आओ, कच्चा माल, लौ एस्क की पहाड़ियां होती हैं, पहाड़ी पूरी खरीदो, या लौ एस्क वहां से खरीदो, लेकर के आओ, खनन करवाओ, ठीक है। खनन कराने के लिए वहां पर बहुत सारे लेबर कॉस्ट चाहिए होगा, ठीक है। फिर वहां से लेकर के आने के लिए फिर कोयला चाहिए होगा, ठीक है। कोयले के बाद चूना पत्थर चाहिए होगा। ये सारे, कोयला, चूना पत्थर और ये लौ एस्क, ये तीन चीजें इसमें कच्चे माल हैं, और इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। निवेश में ये आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है लौ एस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। जो लौ एस्क होता है उससे लोहा बनाने की जो प्रक्रिया है वो एकदम से नहीं बनाई जा सकती। जैसे आपने क्या किया कि भाई आपके पास आटा था, सॉरी आपके पास गेहूं था, आपने गेहूं को पीस दिया, वो आटा बन गया और आटे से आपने रोटी बना ली, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन इसी प्रक्रिया के तहत आप लौ एस्क से लोहा नहीं बना सकते। लौ एस्क से लोहा बनाने के लिए कई चरण आपको देखने को मिलेंगे, कई प्रोसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है। जो कच्चा माल होता है उसको झोंका भट्टी में रखा गया, जिसमें काफी मतलब टेम्परेचर हाई होता है। यहां पर ये क्या होता है, प्रगलित होता है, अर्थात पिघल जाता है, ठीक है, पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद ये परिशोधित होता है, ठीक है, यानी कि इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां इसकी हटा दी जाती हैं। मतलब धीरे धीरे झोंका भट्टी में इसको शुद्ध किया जाता है, ऐसे आप ऐसे समझो, इसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो हटा दी जाती हैं और लोहा लोहा निकाला जाता है। प्राप्त उत्पाद जो होता है वो इस्पात होता है, ठीक है। क्या होता है, इस्पात होता है। अब जो झोंका भट्टी है ये जलाना आसान नहीं होता है, ठीक है, इसमें बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है। फिर जो मतलब प्राप्त उत्पाद होता है वो भी एकदम लाल लाल गर्म होता है। जो इससे मतलब गंदगी निकलती है परिशोधित करने पर, उसको कहीं ना कहीं डालो जा करके, वो भी बहुत कठिन वाला काम है, ठीक है। प्राप्त उत्पाद क्या होता है, इस्पात होता है, अर्थात स्टील होता है, जो अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है, ठीक है, अर्थात टाइट होता है, और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, ठीक है। इस्पात जो होता है, जो स्टील निकलता है इससे प्राप्त होता है, वो कड़ा होता है, टाइट होता है, ठीक है। इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं, इनके विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फिर इनमें कई अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं और धातु मिला करके मतलब अलग तरह से इसका उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में बताया भी गया है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है एल्यूमिनियम, निकेल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिला करके इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। मिश्र धातु कैसे बनाई जाती है, इस लोहे में एल्यूमिनियम मिला दिया या निकेल मिला दिया या तांबा मिला दिया, इन चीजों को मिला करके मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। लोहे को आप डाल दोगे बिना किसी अन्य चीज को लोहे में मिला करके, तो लोहा बहुत जल्दी जंग पकड़ जाएगा, ठीक है, और जंग पकड़ने के बाद धीरे धीरे लोहा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप कोई चीज मिला दो, जैसे कि तांबा, निकेल या फिर एल्यूमिनियम, तो इसमें क्या है कि जंग जल्दी नहीं पकड़ता है, ठीक है। अभी आप दिल्ली में जहां पर कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार के परिसर में एक लौ स्तंभ खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर चंद्र नाम के शासक का वर्णन है। तो कहा जाता है कि भाई जो एक मिनट, चंद्र है या फिर क्या है, हाँ मतलब चंद्र नाम के शासक का ही वर्णन है। तो कहा जाता है कि भैया गुप्त वंश के जो शासक थे, ठीक है, चंद्रगुप्त, ठीक है, उन्होंने आई थिंक इसको बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। वो लौ स्तंभ है, लोहे का है, लेकिन उसमें आज तक जंग नहीं लगी है, ठीक है। मैं 2-3 वीडियोज उसके लिए देखे थे। कुछ कोई लोग कहता है कि भाई इसमें आयरन की अधिक मात्रा है, बट एक मुझे असली मतलब रिसर्च वाला वीडियो देखने को मिला था। मैं उसमें देखा था, उसमें पंच तत्वों की धातुएं मिलाई गई थी, पंच धातुएं मिलाई गई थी, ठीक है। और उसमें वज्र नाम की एक ऐसी धातु मिलाई गई थी जो जंग लगती ही नहीं है, जिसमें जंग नहीं लगती, ठीक है। तो जब भी पानी वगैरह बरसता है तो उसकी जो ये वज्र धातु है, ठीक है, ये वज्र धातु की वजह से वो जंग नहीं पकड़ता है, कितनी भी नमी उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो लोहे में जब हम किसी अन्य धातु को मिला देते हैं तो इसमें एक तो दृढ़ता बढ़ जाती है, कठोरता बढ़ जाती है और जंग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है। मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी। अब अगर आपके शरीर से रीढ़ की हड्डी हटा ली जाए तो क्या आप खड़े हो पाओगे, गर्दन घुमा पाओगे? रीढ़ की हड्डी पर ही पूरा शरीर निर्भर करता है, ठीक है। इसी तरह से जो इस्पात है, इसको कहा जाता है जितने भी आधुनिक उद्योग हैं, चाहे कोई भी हो,
ठीक है। आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, बस का सफ़र कर रहे हो, ट्रक का सफ़र कर रहे हो, किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, इसका भी है, क्योंकि कपड़ा बनाने वाली मशीन किसकी बनी है? लोहे की बनी है। मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आप इसमें भी लोहा है। क्यों? क्योंकि लोहा एक तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया गया मोबाइल में, और दूसरा सबसे बड़ा, मोबाइल जिससे बना वो जो मशीन है लोहे से बनाई गई होगी, ठीक है। अर्थात लोहे से अब आप पीछे छुड़ा ही नहीं सकते। जो लोहा है या फिर कहीं इस्पात है, ये आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड इसीलिए कहा जाता है। मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी, इसके बिना कोई भी उद्योग चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर उद्योग में जो मशीनें बनी हुई हैं वो सारी की सारी लोहे की बनी हुई हैं। अधिकतर मशीनें, सारी तो नहीं कह सकते, बट अधिकतर लोहे की बनी हुई हैं। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हुए। लगभग सारी, ठीक है, एक दो ऐसी रह गई हो तो मैं नहीं कह सकता, बट लगभग सारी। हम अगर खाना भी खाते हैं ना, तो खाना जिन बर्तनों पर बनाया जाता है वो या तो लोहे के बने हैं या एल्यूमिनियम के बने हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों में से किसी के बने, वो पहले का समय चला गया कि मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना हम खाते हैं। एक ना एक बर्तन आपके घर पे लोहे का होगा जरूर। कुछ नहीं होगा तो कढ़ाई होगी, कढ़ाई नहीं होगी तवा होगा जिसके ऊपर आप रोटी बना के खा रहे हो, ठीक है। कुछ नहीं होगा तो चिमटा होगा जिससे कि आपके यहाँ रोटी सेकी जा रही है, ठीक है। एक ना एक बर्तन जरूर होगा। अब बात करते हैं प्रगलन की। देखो, प्रगलन एक अलग से टॉपिक मैंने रख लिया है, क्योंकि झोंका भट्टी की जब हमने यहाँ पर बात की थी, झोंका भट्टी की, तो इससे थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करता है प्रगलन वाला टॉपिक, ठीक है। समझो इसको भी। तो प्रगलन के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भैया जैसे लो अयस्क से लोहा निकाला गया, ठीक है, हर किसी का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हर किसी का। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझना है इसको। देखो, कुछ भी हो इस दुनिया में, चाहे लोहा हो, तांबा हो, सोना हो, चांदी हो, जानवर हो, इंसान हो, हर किसी का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। कोई भी आसानी से नहीं टूटता है। तो जो लोहे का मेल्टिंग पॉइंट है उससे अधिक हाई लेवल पर जब इसको गर्म किया जाता है, क्या है, अयस्क द्वारा उसके गलनांक बिंदु से अधिक तपा करके लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे अधिक उसे गर्म किया गया, तब उसके अंदर की अशुद्धियां निकली और जो लोहा, असली लोहा है, उसके अंदर की शुद्ध लोहा, ठीक है, धातु हमें प्राप्त हुई। इसी तरह से आपका भी एक मेल्टिंग पॉइंट है। जब आप अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव करेंगे, ठीक है, आप क्या ना कि सुबह उठने में सर्दी लग रही है, नहीं उठ रहे हैं, या गर्मी बहुत है, आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये सारे के सारे बहाने हैं, ठीक है। हम लोग अपने मेल्टिंग पॉइंट तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है पता है? आपका पीक, आप सबसे हाई लेवल पर पहुंच गए। आप जितना काम करोगे उसके डबल आपको अगले दिन ताकत मिलेगी, ठीक है। आप कभी भी अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव ही नहीं कर पाए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव कर लिया तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हरा पाए। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि आप अगर दौड़ रहे हो तो दुनिया में आपसे मनुष्य की जितनी क्षमता है दौड़ने की उतनी तेज दौड़ रहे हो, ठीक है। हुसैन बोल्ट जो है, आप देखो कितनी तेज दौड़े थे, उनके जितना मेल्टिंग पॉइंट क्या कोई अचीव कर पाया? बताओ, आज तक तो नहीं उनका रिकॉर्ड को तोड़ पाया, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। उन्होंने अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव किया, उसके बाद जितने भी रेसर आए वो नहीं अचीव कर पा रहे। आप लगातार अभी 1 घंटे तक पढ़ रहे हो, ठीक है, कल 2 घंटे की ताकत आ जाएगी, परसों 4 घंटे की ताकत आ जाएगी, धीरे धीरे, ठीक है। आपको अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव करना है कि कितने घंटे तक लगातार बैठ के मैं पढ़ सकता हूं। आपको अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव करना है कि मैं कितने एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं। अगर आपने अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव कर लिया तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट अचीव करो, मैं लगाऊं अपने टारगेट में, आप भी लगो, ठीक है। मैं भी अभी तक अचीव नहीं कर पाया, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति। कहां कहां पर इन उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है? तो सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है सन 1800 ईस्वी में इस अवस्थिति, हाँ वही है, ठीक है। सन 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध था। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि सन 1800 से पहले, ठीक है, सन 1800 से पहले जो इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे ये उन स्थानों पर स्थापित किए गए थे जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, विद्युत आसानी से उपलब्ध हो और बहता हुआ जल आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है। ये 1800 से पहले याद रखना, ऐसे स्थानों पर उद्योगों को स्थापित किया जाता था, मुख्य रूप से इस्पात उद्योग को, ठीक है। क्यों? तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे कि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी कि भाई विद्युत को हम दूर दूर तक पहुंचा सकें, ठीक है, नदियों को खोद करके या फिर जल अधिक दूर तक पहुंचा सकें, कच्चा माल हम दूर से आयात कर सकें या आयात होने के बाद हम दूर तक ले जा सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास साधन इतने अधिक उपलब्ध नहीं थे, इसलिए 1800 ईस्वी के पूर्व वहीं पर इस्पात उद्योग लगाए जाते थे
जहां पर ये तीनों चीजें अवस्थित हों। ठीक है, बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। ठीक है, धीरे धीरे जब समय बदला सन 1800 के बाद में हुआ क्या, धीरे धीरे जो ये इस्पात उद्योग की अवस्थिति के मुख्य या फिर आदर्श केंद्र जो बने वो कहां पर बने, कोयला क्षेत्र के निकट बने, क्योंकि कोयला से अच्छी एनर्जी प्राप्त होती। ठीक है, कोयला से अच्छी एनर्जी मिल जाती थी। ठीक है, फिर नहरों के पास में हो, पानी उपलब्ध होता था अच्छी मात्रा में, और रेलवे के निकट हो, क्योंकि रेलवे जहां कहीं भी होगा वहां पर आप देखोगे कि भाई यातायात का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, रेलवे में सामान रखा, मालगाड़ियों में जहां भेजना है भेज दिया। ठीक है, वही आप ट्रक के द्वारा भेज रहे हो, बहुत ज्यादा मतलब ईंधन खाएगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन रेलवे बहुत सस्ता है। ठीक है, 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में संकेंद्रित होने शुरू हो गए। कब, सन 1950 के बाद में, सन 1915 के बाद में जो लौह इस्पात केंद्र स्थापित किए गए वो कहां पर किए गए, मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां पर आपका समुद्र के केंद्र थे। एक मिनट, समुद्र के केंद्र नहीं, क्या कहा जा रहा है, एक मिनट, समुद्र पत्तन के निकट विशाल भूमि क्षेत्रों में, समुद्र पत्तन अर्थात जो पोर्ट थे। ठीक है, जो समुद्र के पोर्ट होते हैं, ठीक है, वहां पर उसके पास में कहीं ना कहीं, क्योंकि अब क्या था, जो लौह इस्पात था, ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था सन 1950 के बाद में। ठीक है, और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। अब विदेशों से अगर लौह अयस्क आ रहा है तो वो जल मार्ग के द्वारा आता था। ठीक है, और समुद्रों के जो पोर्ट थे, जो पत्तन थे, वहां पर उतारा जाता था। अब अगर आप समुद्र के पत्तन से बहुत दूर अपना लौह इस्पात केंद्र खोल के बैठे हो, ठीक है, तो वहां तक ले जाने में बहुत खर्चा आएगा, इतना खर्चा आ जाएगा कि आप इतने का लोहा बना नहीं पा रहे हो। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि ऐसे स्थानों पर अब ये लौह इस्पात बनाने के उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं जहां पर समुद्र के पोर्ट आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, समुद्र के जो पोर्ट थे समुद्री पत्तनों के निकट, ठीक है, स्थापित किया रहे, जहां पर हम आसानी से और जल्दी से इन लौह इस्पातों को प्राप्त कर पाएं। ठीक है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुआ। कहने का यहां पर यह कि भारत में जो लौह इस्पात उद्योग विकसित हुआ, इसके पीछे के कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले कच्चे माल की उपलब्धता। भारत में लौह इस्पात की लौह अयस्क की बड़ी बड़ी खदानें हैं। ठीक है, तो वहां से हम भारत के लोगों को लौह अयस्क प्राप्त हो गया। फिर यहां पर जनसंख्या अधिक थी तो सस्ते श्रमिक मिल गए। फिर परिवहन का जाल अच्छा खासा विकसित कर दिया गया। फिर बाजार भी उपलब्ध थे। भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे आने लगी और भारत का लोहा भी विदेशों में अच्छी दर पर मांगा जाने लगा। स्पेशली अगर हम बात करें, जो हमारे यहाँ पर जब टिस्को की स्थापना की थी, टाटा एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की जब स्थापना हुई थी, ठीक है, तब भारत का लोहे को कहा जाता था कि भाई बेकार लोहा है। अंग्रेज कहते थे कि भाई बेकार लोहा है, ठीक है, ये इस्तेमाल लायक नहीं है। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ सन 1920 के बाद में, अगर आप देखोगे तो यही अंग्रेज लोग भारत में जितना भी लोहा बनता था सारा का सारा खरीदने लगे। ठीक है, क्योंकि युद्ध की आपूर्ति के लिए पहले भेजने लगे, तोप बनाने के लिए, तोप के गोले बनाने के लिए, ट्रेन की पटरियां बनाने के लिए, इसी में इस्तेमाल करने लगे। पहले बुराई करते थे, ठीक है, लेकिन फिर भारत का सारा लोहा खरीदने लगे। धीरे धीरे इसी का फायदा उठा करके टिस्को बड़ा होता चला गया। फिर जब भारत को आजादी मिली तब भारत में लौह इस्पात उद्योग और अधिक विकसित हो गए। ठीक है, तो भारत में जो लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ, इसके पीछे कारक कौन कौन से, कच्चा माल भारत में उपलब्ध था, सस्ते श्रमिक मिल गए, परिवहन जाल बिछा दिया गया, बाजार पहले से उपलब्ध था। ठीक है, पहले से भारत के लोगों के पास में डिमांड रहती थी। ठीक है, राजा महाराजा यहां पर हथियार बनाने के लिए इनका उपयोग करते थे। फिर रेलवे बिछाई जाने लगी। इसके बाद में जब वो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने सारा का सारा लोहा खरीद लिया। ठीक है, इससे क्या है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग विकसित हो गया। अगले पॉइंट में, सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जो भारत में है, ठीक है, भारत के अलावा भारत की भी बात की जा रही है, सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पाद केंद्र जो हैं, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, वर्णपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये भारत के कितने, 6, भारत के 6 ये सबसे महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं जो लोहे का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये एक ही प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, एक प्रदेश की बात की जा रही, मतलब ये मत समझना एक राज्य में है। एक प्रदेश का अर्थ है एक मतलब औद्योगिक प्रदेश में स्थित है, एक ही औद्योगिक प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे पास ही पास में, बहुत दूर नहीं है। ठीक है, और ये 4 राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है, वे 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन 4
4 राज्यों में फैला हुआ है ये पूरा का पूरा औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। और इस औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से इस्पात उत्पादन के केंद्र आते हैं? भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो। और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र माने जाते हैं, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। हाँ, एक मिनट थोड़ा सा यहां पर बताया रहा कि भद्रावती, ठीक है, भद्रावती इससे थोड़ा सा अलग है। अन्य की यहां पर बात की जा रही है। भद्रावती विजयनगर कर्नाटक में, ये दो कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात का केंद्र है, ठीक है। भद्रावती में आपको एक मिलता है और विजयनगर में मिलता है, ये कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम में मिलता है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर सलेम मिलता है, ये तमिलनाडु में है। ये कुछ अन्य इस्पात के उत्पादन केंद्र हैं जो भारत में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि लोहे का निर्माण बड़े पैमाने पर करते हैं। आगे बताया जा रहा है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, इनको जो स्थानीय संसाधन मिलते हैं उनका उपयोग करते हैं और उन्हीं से लोहे का निर्माण करते हैं। अच्छा, अगला है जमशेदपुर। जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जो कि ये औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है, ठीक है, और बड़े पैमाने पर लोहे का उत्पादन करता है। आइए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग है जमशेदपुर और पहले बिंदु में कहा जा रहा है सन 1947 से अर्थात 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। 1947 के पहले कहा जा रहा है कि भैया भारत में केवल एक ही लौह इस्पात का कारखाना था जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसको टिस्को कहा गया था। क्या? टिस्को, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी जब, इसके बाद में ये धीरे धीरे फल फूल रहा था, भारतीय लोगों की डिमांड को पूरा कर रहा था। अंग्रेज लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, सन 1920 में एकदम से डिमांड इनसे कर दी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो लोहा ब्रिटेन से भारत में आ रहा था वो युद्ध में डाल दिया गया, ठीक है। और भारत में जो लोहे की डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए ब्रिटेन के लोग भारत में बनने वाले लोहे के ऊपर डिपेंड हो गए। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है, इसका सारा लोहा धीरे धीरे खरीदने लगे, ठीक है। तो क्या था कि सन 1947 से पहले केवल एक ही कंपनी थी, ये निजी स्वामित्व में थी, ठीक है। अर्थात इसे टाटा कंपनी, टाटा जी जो है वो क्या करते थे, इसे जमशेद जी टाटा जी हैं, वो इसको क्या करते, अपने हैंडल करते थे पूरा, इसको चलाते थे, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने ये कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। हुआ क्या था कि जब भारत देश को स्वतंत्रता मिली, ठीक है, तो बड़े बड़े उद्योग जितने भी थे उनका सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था, जिसमें लौह इस्पात उद्योग को सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। तो जो टिस्को था ये सन 1947 के बाद सरकार के अंडर चला गया था। इससे पहले किसमें था? इससे पहले अगर आप देखो तो ये बिल्कुल ही प्राइवेट कंपनी थी, जो कि जमशेद जी ने इनको स्थापित किया था, ठीक है। अगले पॉइंट में झारखंड में सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी, ठीक है। कैसे स्थापना की गई, इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है वो आप क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में जाकर पढ़िएगा, डिटेल में वहां पर बताया गया, ठीक है। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान माना जाता है। कैसे? भौगोलिक रूप से, क्योंकि यहां की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो लोहा बनाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है, सुविधाजनक मानी जाती है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? साक्षी था, याद रखना, क्या था? साक्षी, ठीक है। लेकिन फिर बाद में साक्षी का नाम बदल करके जमशेदपुर रख दिया गया, जमशेद जी टाटा के नाम पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला पॉइंट है, टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, ठीक है, और चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। कहां से? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट, मैग्नीज ये प्राप्त होते थे। झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता था, ठीक है। खरकई और सुवर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति मिल जाती थी, ठीक है। फिर जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य उद्योग संयंत्र स्थापित किए गए, ठीक है। बेसिकली यहां पर जो ये लाइन कही गई थी कि जमशेदपुर जो है ये भौगोलिक रूप से लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक माना जाता है। ये क्यों माना गया था, इसके पीछे के कारण यहां पर ये दिए गए, क्योंकि भैया यहां पर टिस्को को झरिया कोयला से कोयला प्राप्त हो गया, ठीक है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो कि इसके नजदीक था, यहां से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट, मैग्नीज ये सारे प्राप्त हो गए और इससे इन्होंने लोहा बना लिया। इसके अलावा खरकई और स्वर्ण नदियों से इनको पानी प्राप्त हो गया। इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं है, जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। जब प्राप्त हो गया तो लोहा इन्होंने इन्हीं चीजों से मिला करके बना लिया। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। जब एक बार टिस्को की स्थापना हो गई तो इसके बाद अन्य कई सारे औद्योगिक संयंत्रों को स्थापित किया गया। कोई एक दो नहीं, बहुत सारे लगाए गए, ठीक है, जिनके बारे में बताया जा रहा है। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे,
कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक बार जब टिस्को की स्थापना हो गई, ठीक है, और लोहा यहाँ पर बनने लगा, तो लोहा से बनाने वाले जो अन्य सारे कई सारे प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर उनकी कंपनियां स्थापित होने लगी। जैसे कि इंजन के पुर्जे बनाने के लिए, ट्रेन के इंजन के पुर्जे बनाने के लिए, गाड़ियों के इंजन पुर्जे बनाने के लिए बहुत सारे मतलब औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। जो खेती बाड़ी में उपकरण बनाए जाते हैं खेती बाड़ी के लिए, मशीनें, टीन की चादरें, ठीक है, केबल और तार, इन सबको बनाने वाली कंपनियां यहाँ पर लगा दी गई। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। त्वरित यानी कि तुरंत ही, जैसे ही भारत में लौह इस्पात उद्योग विकसित हुआ, इसके तुरंत बाद क्या इससे विकास होने से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। यानी कि इसके तुरंत ही हमारे यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में विकास होने लगा। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर। जितने भी भारत में आप उद्योग देखोगे, ठीक है, वो सबके सब लोहे पर कहीं ना कहीं डिपेंड रहते हैं। कोई भी उद्योग, आप एक ऐसे उद्योग का नाम बताओ जो लोहे पर डिपेंड नहीं है, जिसकी मशीनें लोहे की नहीं बनी हैं या जिसमें लोहे का उपयोग नहीं किया था, एक भी आप नहीं बता पाओगे। बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भारत में जो लौह इस्पात उद्योग चल रहा है, इसमें एक तो बड़ी बड़ी उद्योग हमें देखने को मिलते हैं जो बड़े पैमाने पर लोहा बना रहे हैं। इसके अलावा लघु इस्पात मिलें भी हमें देखने को मिलती हैं जो छोटे पैमाने पर काम करती हैं और थोड़ा थोड़ा लोहा बनाती हैं, ठीक है। इसमें द्वितीय उत्पादक, रोलिंग मिल, इसके अलावा सहायक उद्योग भी शामिल है। हाँ, मतलब इसमें द्वितीय उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं जो हमें ये भी देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है जिसको आगे की क्लासेस में और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। अधिक जानकारी इनके बारे में नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है पिट्सबर्ग। अब आइए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। बेसिकली ये एक ऐसा इस्पात नगर है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है और इस पूरे के पूरे नगर में ही इस्पात का निर्माण किया जाता है, या फिर हम यूं कहें कि लोहे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, अर्थात यहां पर इसे जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है वो स्थानीय तौर पर इनको मिल जाती है। कच्चा माल जैसे कि कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह एस्क मिनेसोटा की लोहे की खदानों से प्राप्त होता है, जो कि पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। ओहियो, मोनागहेली, इसके अलावा एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। अब यहां पर एक चीज समझो, देखो यहां पर 3 नदियां मिलती हैं आकर के, कौन कौन सी है? ओहियो, मोनोगहेली, एल्गनी, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो रेलवे है उसका भी एक अच्छा खासा जाल बिछा हुआ है। तो जो 1500 किलोमीटर की दूरी पर इनकी लोहे की खदानें हैं, उनसे लोहे को निकाला जाता है और ट्रेन एवं नदियों की सहायता से, एक तो रेलवे और दूसरा नदियों की सहायता से बड़ी मात्रा में यहां तक लौह एस्क पहुंचा दिया जाता है। बाकी जो 2 चीजें चाहिए हैं, एक कोयला और दूसरा जल, ये नदियों से इनको प्राप्ति हो जाता है। इससे क्या है कि यहां पर लोहे का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिलें हैं, यानी कि पहले तो बहुत बड़ी बड़ी थी लेकिन अब आपको यहां पर कम बड़ी, यानी कि पहले बड़ी थी और अब कम बड़ी हैं, ठीक है। अब इतनी बड़ी नहीं रह गई हैं, मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेली और एल्गरी नदी घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। इन तीनों नदियों के सहारे स्थित हैं जो ये आपको इस्पात मिलें देखने को मिलती हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार भेजा जाता है, और जो ये लौह एस्क आता है ये भी जल और जो स्थल है, ठीक है, स्थल और जल मार्ग, इन दोनों ही मार्गों के द्वारा ये अयस्क भी आता है। जो अयस्क लाया जाता है वो स्थल और जल दोनों ही मार्गों से लाया जाता है, जो कि आपको एक रेलवे देखने को मिलता है और एक जहाजों के माध्यम से नदी के द्वारा, ठीक है, आता भी है और भेजा भी जाता है, ठीक है, बाजार भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त अन्य कई कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है। अब जहां कहीं भी इस्पात उद्योग लगाया जाता है वहां पर ये छोटी मोटी कंपनियां तो आ ही जाती हैं जो लोहे का उपयोग करके अन्य प्रोडक्ट बनाने लगती हैं। तो जैसे आपने यहां पर देखा कि भाई हमारे भारत में जहां आपको इस्पात उद्योग के बड़े कारखाने देखने को मिलते हैं जमशेदपुर में, ठीक है, तो वहीं पर छोटी छोटी कंपनियां और आ गई और इसी लोहे से अन्य कई उत्पाद बनाने लगी। तो वही यहां पर भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पहले बेसिक जानकारियां समझ लेते हैं, फिर भारत में जो मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र माना जाता है भारत में। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन, कितनी चीजें हैं? 5 चीजें आपको मिलती। पहला कपास, दूसरा ऊन, तीसरा सिल्क और चौथा है जूट और आपको मिलता है पांचवा पटसन। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में होता है। इन सभी का होता है। अब आप कहोगे पटसन का भी होता है, जी बिल्कुल होता है। जूट का भी होता है, जी बिल्कुल होता है। और इन सब के बारे में पिछले चैप्टर्स में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। उपयोग में जो कच्चा माल लाया जाता है, जैसे कि ऊन का आप ला रहे हो उपयोग में, कपास का ला रहे हो, ठीक है, तो जो आप कच्चा माल उपयोग में ला रहे हो, ठीक है, उसके आधार पर वस्त्र उद्योगों का भी वर्गीकरण किया गया है। रेसे वस्त्र उद्योग में कच्चे माल होते हैं। ठीक है, रेसे प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। जो रेसे उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, रेसे कहें फिर धागे कहें, ठीक है, यही कच्चे माल होते हैं। ठीक है, अब ये प्राकृतिक रेसे भी होते हैं और मानव निर्मित रेसे भी होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेसों में आपका ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट आता है। ठीक है, क्या है? ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट आता है। वही मानव निर्मित रेसों में आपका नायलॉन आता है, पॉलिएस्टर आता है, एक्रिलिक आता है और रेयॉन आता है। ये विदेशियों की मतलब पैदाइश है। ठीक है, ये हमारे भारतीयों की पैदाइश है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों में आपको किन के बने हुए वस्त्र ज़्यादा पसंद हैं, ये आप खुद ही निर्णय लो। ठीक है भाई, हमारे हिसाब से तो मानव निर्मित रेसों से बने हुए वस्त्र अधिकतर लोगों को पसंद होंगे, और मैं भी मानव निर्मित वस्त्र जो रेसे हैं उनसे ही जो तो प्राकृतिक रेसे, मानव निर्मित नहीं प्राकृतिक, ठीक है, जो प्राकृतिक रेसे हैं उन्हीं से बने हुए वस्त्र पहनना मैं अधिक पसंद करता हूं। भाई नायलॉन के कपड़े कौन पहनता है? पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन, ये बेकार चीजें हैं। इनको पहनने से आपके शरीर में खुजली वगैरह और होने लगेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघा से बनाया जाता था। देखो 18वीं सदी में हुआ कि 18वीं सदी अर्थात सन 1700 से सन 1800 की बात यहाँ पर की जा रही, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में हुआ क्या था, हमारे भारत से बड़े पैमाने पर कपड़ा विदेशों में जाता था, ठीक है। और जब भारत का कपड़ा विदेशों में गया तो विदेशों का कपड़ा वहां से भाग गया, क्योंकि भारत का कपड़ा बहुत अच्छा था, ठीक है। भारत में क्या होता था, सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीक और हथकरघा, इन दोनों चीजों से बनाया जाता था और बहुत हाई क्वालिटी का था। सैकड़ों किस्म के कपड़े थे। आजकल तो आप मतलब कुछ ही प्रकार कपड़े देख सकते हो, सैकड़ों किस्म के कपड़े थे जो विदेशों में जाते थे। केवल मैंने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया है, सूती वस्त्र के ही कई सारे मतलब क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगी। ये जब ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों में पहुंचा तो वहां के कपड़ा उत्पादक परेशान हो गए। भाई जो आता था कहता था कि भाई हमें भारतीय कपड़ा चाहिए, विदेशी मतलब ब्रिटेन का कपड़ा नहीं चाहिए, भारतीय कपड़ा दो मुझे। इससे वहां के लोग परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो वो सरकार के पास में गए, सरकार से कहा कि भाई कुछ करो। तो सरकार ने पहला काम किया कि भाई उन लोगों से कहा कि भाई आप खुद आगे बढ़ो, ठीक है, आप इनसे अच्छा कपड़ा बनाओ। दूसरा काम सरकार ने क्या कहा कि भाई भारतीय कपड़े के ऊपर हाई टैक्स लगा दिया। अब भारतीय कपड़ा वहां पर महंगा बिकने लगा। अब उन लोगों ने भी थोड़ा अपनी तरफ से कदम बढ़ाया और सरकार की सहायता से मिलकर के मशीन बना ली, जिसे स्पिनिंग जेनी कहा गया, ठीक है। अब जब मशीन बन गई, ठीक है, जब मशीन बन गई तो मशीनों से बड़े पैमाने पर वहां पर कपड़ा बनाया जाने लगा, जो सस्ता बना, ठीक है, कम लेबर कॉस्ट में, ठीक है। और फिर एक तो कम लेबर कॉस्ट में बना, सस्ता बना और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनने लगा, ठीक है। तब वहां पर क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आ गई, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति तक, ठीक है, जब तक औद्योगिक क्रांति, अब हमारे यहाँ पर क्या था कि भाई हाथों के माध्यम से और हथकरघा से बनाए जाते, यानी कि हाथों से कपड़े बनाए जाते थे। उन्होंने मशीन बना ली। फिर जब स्टीम इंजन का आविष्कार कर लिया तो और बड़े पैमाने पर मशीन तेज चलने लगी, ठीक है। अब भाई मतलब एक मशीन के ऊपर एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि भाई चलाने वाला तो स्टीम इंजन हो गया और मतलब मशीन है तो उसमें एक साथ कई सारे बहुत कपड़ा बन रहा है, जल्दी बन रहा है, ठीक है। जब वो कपड़ा बनने लगा तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई। ये कपड़ा विश्व की बाजारों में जाकर के भर दिया गया, ठीक है। अब जहां पर मशीनों का सस्ता, मशीनों से कपड़ा बन रहा है तो सस्ता बन रहा है, ठीक है, और भारत का कपड़ा बाहर जा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स भी लगाया जा रहा है। हाथों से बना हुआ कपड़ा है, कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का था, बट क्या हुआ, सपोर्ट ना मिलने के कारण भारत का कपड़ा यहां पर पीछे आने लगा और ब्रिटेन का कपड़ा जो मशीनों से बनकर आने लगा वो फेमस होने लगा। तो क्या हुआ, इस समय औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं
एवं हथकरघा से बनाया जाता था, जो कि भारत का सबसे अधिक फेमस था। विदेशों में भी बनाया जाता था बट भारत का सबसे अधिक फेमस था। 18वीं सदी में पावर लूम यही था वो स्पिनिंग जेनी, ठीक है। इसने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में भी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। पहले ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाया, ब्रिटेन ने पूरे विश्व में अपनी दबदबा बनाया, फिर विश्व के अन्य देश भी इसका इस्तेमाल करने लगे और विदेश पूरे विश्व में कपड़े के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति आ गई, ठीक है। और भारत में चूंकि कोई सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि अंग्रेजों का राज था, इसलिए भारत में जो कपड़े निर्माण का कार्य था ये धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत में भी मशीनें आईं और धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने भारत में मशीनें लगाईं, लोगों ने जाना, भारत के लोगों ने भी फिर इसमें अपना अच्छा योगदान दिया और धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में जो तो कपड़ा फिर से बनाया जाने लगा। कैसे बनाया गया, पहली मशीन कब लगी, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जब ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ पर पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, उससे पहले भारत में जो हाथ से बुने और हाथ से बनाए कपड़े जाते थे, इनका विश्व में बहुत बड़ा बाजार हमें देखने को मिलता था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम का छींट, कालीकट का कैलिको, बुरहानपुर, सूरत और बदोदरा का सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्व विख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनाने में अधिक समय लगता था बनने में, ठीक है। अब हुआ क्या कि भैया देखो, हाँ, भारत का बहुत कपड़ा फेमस था विश्व में, ठीक है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल ग्रुप में दिए हुए जैसे कि मलमल, छींट, कैलिको, सुनहरी जड़ी वाले मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़े, ठीक है, ये विश्व विख्यात थे। जहां पहुंच गए वहां पर बिके, ठीक है। लेकिन अब चूंकि पहला कारण ये हुआ कि हाथ से बना रहे हैं, ठीक है, और दूसरा कि भाई मतलब एक तो हाथ से बना रहे, ठीक है, और दूसरा क्या है, हाथ से बने हुए सूती उत्पादन महंगा था और दूसरा समय बहुत लगता था, ठीक है। हाथ से बने होने के कारण महंगा है और टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है। अब मशीनें 4 लेबर का काम एक साथ कर रही हैं, ठीक है, और ये जितनी देर में 4 लेबर काम करेंगे उतनी देर में वो 24 लेबर का काम कर देगी, ठीक है। तो वो अच्छे कपड़े बना रही थी और जल्दी भी बना रही थी, ठीक है। अब भारत का कपड़ा महंगा था, ऊपर से टैक्स भी लगा दिया गया, इसलिए भारत का कपड़ा इतना अधिक जो तो जब मशीन आ गई तो फेमस नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। जो भारत में परंपरागत रूप से वस्त्र उद्योग चल रहा था, जब पश्चिम में नई वस्त्र मिलें लगाई गईं तो ये पश्चिम की मिलों की इससे प्रतिस्पर्धा अर्थात मुकाबला नहीं कर पाया। जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत अर्थात मशीनों से यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट करते थे, अर्थात मशीनें जिन कपड़ों का निर्माण करती थी उनका भारतीय कपड़ा मुकाबला नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोग सस्ता कपड़ा लेकर के आते थे और अच्छी गुणवत्ता वाला था। अच्छी गुणवत्ता तो हमारी भी थी बट सस्ती नहीं थी, ठीक है, और टाइम बहुत लगता था भारतीय कपड़े में। दूसरा, देश में प्रथम वस्त्र उद्योग सन 1818 में कोलकाता के समेत फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था। देखो ये बात की जा रही है हमारे यहाँ पर जो पहली सूती कपड़ा की मिल स्थापित की गई थी, ठीक है, क्या सूती कपड़ा की मिल स्थापित की गई थी, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। ये सबसे पहले प्रथम वस्त्र उद्योग जो लगा था ये कोलकाता के समीप उसके पास फोर्ट गैलेस्टर नाम का एक स्थान था, यहाँ पर स्थापित होता, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया, ये चल नहीं पाया, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए पहली सफल यंत्रीकृत मशीनें लगा करके पहली सफल यंत्रीकृत मिल कहाँ पर लगाई गई, वस्त्र मिल, तो ये मुंबई में लगाई गई थी। सन 1854 में स्थापित की गई थी पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल, ठीक है। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में एक उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। हुआ क्या, अब चूंकि भारत में ये एक ऐसा स्थान था मुंबई के पास में, ठीक है, जहां पर जलवायु भी अच्छी थी, कोष्ण आर्द्र जलवायु जो कि कपास के उत्पादन के लिए अच्छी है, ठीक है। मशीन हम पोर्ट से मंगा सकते हैं, ठीक है, विदेशों से पोर्ट तक आया जल के मार्ग के माध्यम से, फिर यहां से हमने अपने केंद्र तक पहुंचा लिया, ठीक है, पत्तन हो गया। फिर कच्चे माल की उपलब्धता भी अच्छी है, ठीक है, दक्ष श्रमिक यहाँ पर मतलब जनसंख्या अच्छी है और यहाँ पर कुशल सैनिक भी ये श्रमिक भी मिल गए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये जो लगाया गया था मिल, ठीक है, ये चल पड़ा, ठीक है। अगले पॉइंट में, प्रारंभ में ये उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा। स्टार्टिंग में क्या हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात में जलवायु अच्छी थी तो उसके कारण ये वहां पर चल पड़ा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा
जा सकती है। वर्तमान में आज के टाइम पर क्या है कि अगर आपको आर्द्रता क्रिएट करनी है तो वो हम मतलब मशीनों के माध्यम से कृत्रिम रूप से क्रिएट कर सकते हैं। और अच्छी कच्ची कपास शुद्ध होती है, ठीक है, एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इनका वजन कम नहीं होता है, इसलिए ये उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। पहले कहाँ पर ये लगाया गया था? वहाँ पर जहाँ कच्चा माल उपलब्ध है। लेकिन अब क्या है कि भाई कच्चा कपास हम ले लेते हैं, ठीक है, कच्ची कपास ले लेते हैं जो शुद्ध होती है, और एक बार कपड़ा अगर इसका हम बनाते हैं तो कोई कपड़ा बनाने के बाद चेंजमेंट भी नहीं आता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो आर्द्रता ये हम कृत्रिम रूप से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भैया जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम हर जगह पर आज उपलब्ध करवा सकते हैं। कपड़े के लिए ऐसा हो गया, ठीक है, इसलिए आज भारत के विभिन्न भागों में कपड़े उत्पादन के केंद्र आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहां पर कपड़ा उत्पादन के केंद्र आज के टाइम पर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, टेक्सटाइल शब्द है जो कि इसके लिए उपयोग किया जाता है, टेक्सटाइल शब्द, ठीक है, ये टेक्सटाइल शब्द लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है बुनना, ठीक है। तो टेक्सटाइल शब्द का उपयोग कपड़े के बनाने के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ होता है बुनना, ठीक है, याद रखना। अच्छा, हम अहमदाबाद की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अहमदाबाद हमारे देश में सूती, यहाँ पर पहली सूती कपड़ा की मिल की स्थापना की गई थी और भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, इसको समझिएगा। तो हेडिंग है अहमदाबाद, और पहले बिंदु में कहा जा रहा है अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। सन 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी, अर्थात सूती कपड़े को बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई गई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता बन गया। हुआ क्या था? एक मिनट, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हुआ क्या था कि भैया अहमदाबाद जो है ये गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? साबरमती जो नदी है इसके तट पर, इसके किनारे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हुआ क्या था? सन 1859 में पहली सूती कपड़ा की मिल स्थापित की गई थी, ठीक है। और धीरे धीरे मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता बन गया। जबकि मुंबई में कब स्थापित की गई थी अगर इसकी बात की जाए तो वो आपको मिलती है सन 1854 में, ठीक है, सन 1854 में। और कोलकाता में कब? तो सन 1818 में, याद रखना। जो कि ये प्रथम वस्त्र उद्योग मिले, बट ये चली नहीं थी, ठीक है, बट ये चली नहीं थी यहाँ पर, मतलब थोड़े दिन बाद बंद हो गई थी, ठीक है। फिर पहली सफल यंत्रीकृत मुंबई में, ठीक है, पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल जो थी, अर्थात मशीनें जहां पर लगाई गई, वो आपको मिलती है कहां पर? मुंबई में। और मुंबई के बाद अहमदाबाद में जो सबसे पहली मिल लगाई गई थी वो आपको मिलती है सन 1859 में, ठीक है। यहां पर मशीनें वगैरह लगाएंगी और मशीनें वगैरह लगाने के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर ये बन गया। अगले पॉइंट में, अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर, याद रखना। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे, ठीक है। यहाँ के जो दशाएं थी, भौगोलिक कारक थे, अवस्थिति के कारक थे, वो सारे ऐसे थे जिससे कि कपड़ा मिल यहाँ पर लगाई जा सके, इसलिए यहाँ पर कपड़े मिल के विकास अच्छी तरह से हुआ, ठीक है। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब भाई सूती कपड़ा मिल के लिए तो भाई कपास ही सबसे जरूरी है, तो कपास यहाँ पर आसानी से मिल जाता था। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है यहाँ की, ठीक है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। जो मिल यहाँ पर लगाई गई हैं तो यहाँ पर क्या है कि सपाट भूमि थी, अर्थात प्लेन सरफेस एरिया था, और भूमि की आसानी से उपलब्धता, अर्थात बड़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध थी, इसलिए यहाँ पर ये सूती कपड़ा की मिल लगाई गई और चल भी गई, ठीक है। ये पहली लगाई गई थी, मतलब ये जो बात कह रही 1859 में, इसके बाद में एक के बाद एक कई सारी लगाई गई आगे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि भाई अच्छे खासे जो श्रमिक हैं वो यहाँ को कहाँ से? गुजरात और महाराष्ट्र से प्राप्त हो जाते हैं, जिससे क्या है कि यहाँ पर जो मिलें हैं वो अच्छी तरह से चल रही हैं। आगे अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। जो यहाँ पर सड़कें हैं वो बड़े पैमाने पर विकसित हैं और रेलवे का बड़ा अच्छा जाल बिछा हुआ है। इससे क्या है, सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जा सकता है। जो वस्त्र यहाँ पर बनाए जाते हैं वो भारत के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जा सकते हैं। नज़दीक में मुंबई पत्तन है, इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। अब जो मुंबई पत्तन है, ठीक है,
होता क्या है कि भाई विदेशों से इस पत्तन के थ्रू क्या किया कि भाई मशीनें मंगा ली, जिन मशीनों के माध्यम से कपड़ा बनाया, और अगर बड़ी मात्रा में कपड़ा बन गया तो और विदेशों से डिमांड आ गई तो भाई विदेशों में सप्लाई कर दिया, बेच दिया विदेशों में। ठीक है, इससे क्या है कि भाई उनकी आमदनी अच्छी खासी हो रही है और भाई ये मिलें यहाँ पर चल रही हैं। अगले पॉइंट में, परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। अभी हाल प्रेजेंट टाइम में अगर देखें, जब बढ़ना चाहिए तब इनमें समस्याएं आ रही हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। हुआ क्या कि ये अपना पुराना धर्रा लेकर के बैठे थे। यहाँ के जो मतलब लोग होंगे जो मिलों को चला रहे होंगे, भाई 1859 में यहाँ पर स्थापित की गई, इसके बाद और भी कई सारी लगी होंगी, पुराने ख्यालात के लोग रहे होंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भाई नई मशीनें नहीं लगाई, मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण नहीं किया। ठीक है, और दूसरा, अन्य क्षेत्रों में नई नई मशीनें स्थापित की जा रही हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर विनाश होता जा रहा है। ठीक है, तो भाई अगर आप अहमदाबाद से हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो अपने लोगों तो खबर पहुंचाओ कि भाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, टेक्नोलॉजी का जमाना है। ठीक है, धनुष बाण से युद्ध नहीं होगा आज के टाइम पर, जरूरी है बंदूक उठाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है, और ये जो 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है, इनमें से आधे से ज्यादा मतलब निर्यात किया गया, मान लो निर्यात निर्यात वाला एक बार के लिए हम कहते हैं चला गया। ठीक है, निर्यात वाला चला गया। भारत में ही ऐसे कई सारे विदेशी ब्रांड हैं जो भारत का कपड़ा खरीदते हैं। ठीक है, और भारत का कपड़ा खरीदने के बाद उसके ऊपर अपना ब्रांड लगाते हैं, लोगो लगाते हैं। ठीक है, ठप्पा मारते हैं और 4 गुनी कीमत के ऊपर बेचते हैं। और आप लोग जो अमीर लोग हैं, भाई हम हर किसी की बात नहीं कर, जो अमीर लोग हैं वो कहते हैं हाँ ये मैं इस जारा ब्रांड का कपड़ा पहनता हूँ। हाँ, जारा ब्रांड का कपड़ा बनाया कहाँ गया? भारत में बनाया गया। ठीक है, भाई भारत में कितने का बेचा गया? 10 रुपए का। आप कितने खरीद रहे हैं? 4 रुपए का। क्यों? जारा ब्रांड का नाम लिखा है इसके ऊपर। भाई समझो तुम्हारे साथ कितनी उल्लू बनाया जा रहा है तुम्हें, और तुम बन रहे हो उल्लू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओसाका की। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये विश्व का माना जाता है कि ये ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। कहाँ का? जापान का। ठीक है, इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, याद रखना। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। कोई एक दो कारण नहीं है, कई सारे भौगोलिक कारण देखने को मिलते हैं जिस वजह से ये जो ओसाका है, ठीक है, ओसाका, ठीक है, यहां पर आपको सूती वस्त्र उद्योग का विकास देखने को मिला। इसके पीछे कुछ भौगोलिक कारण थे। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराता था। ठीक है, अर्थात यहां पर विस्तृत मैदान था, ठीक है, जो कि सूती कपड़ा मिलों के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता था, यानी कि यहां पर भूमि उपलब्ध थी। दूसरा, कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, यानी कि सूत की कताई और सूत से जो बुन कर कपड़ा बनाया जाए, ठीक है, तो कताई और बुनाई के लिए यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। तीसरा, योड़ो नदी, ठीक है, मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। तो 3 कारक हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, पहला कारक कौन? 3 या 4 कारक देखे। पहला कारक क्या है कि यहाँ पर भूमि की उपलब्धता है। ठीक है, जैसी भूमि कपड़ा मिल के लिए चाहिए उपलब्धता है। दूसरा, कोष्ण और आर्द्र जलवायु है, ठीक है, जो कि अच्छी है। और तीसरा आपको मिलता है योड़ो नदी का जल। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। इसलिए यहां पर ये जो सूती कपड़ा की मिल है आसानी से चल पड़ी और काफी फेमस भी हुई। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, पत्तन की अवस्थिति कच्चे माल को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। अब भाई यहां पर पत्तन भी थे, तो पत्तन के माध्यम से क्या हुआ कि भाई कच्चे माल का आयात किया गया। देखो यहां पर कच्चे माल का आयात ही किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से कच्चे माल का आयात होता है, अर्थात कपास का आयात किया जाता है, और जो वस्त्र बनते हैं इनका निर्यात कर दिया जाता है। ये कपास मंगाते हैं और उससे कपड़ा बनाते हैं और भेज देते हैं। ठीक है, कपड़ा को बेच देते हैं। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर पूर्णतः निर्भरता बताई जा रही है, अर्थात कपास की खेती नहीं की जाती है, कपास खरीदते हैं और कपास से कपड़ा बनाते हैं और बेच देते हैं। ठीक है, कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात किया जाता है। कहां से? भारत से। अब भारत वाले ही अगर कपास से कपड़ा बनाकर बेचें तो क्या कोई मतलब घाटा हो जाएगा? भाई वो लोग फायदा कर पा रहे हो, तुम नहीं कर पा रहे फायदा। ठीक है, तो भारत के लोगों की ये हमें थोड़ी सी एक मेंटेलिटी या फिर कहें कि भाई थोड़ा सा आलस देखने को मिलता है। आगे कहा जा रहा है, परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है, यानी कि जो भी उससे उत्पादन प्राप्त होता है,
ठीक है, जो भी यहाँ से मतलब उत्पादन प्राप्त हुआ उसको निर्यात कर दिया गया, अर्थात विदेशों में बेच दिया गया। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। ये क्या करते हैं, हाई क्वालिटी का कपड़ा बनाते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, भौगोलिक दशाएं तो हैं अच्छी, और उसमें अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज किया, अच्छा कपड़ा बनाया और बाजारों में बेच दिया। ठीक है, मूल्य जो तो कम रखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं रखते हैं। जैसे कि अगर आप जापानी मोबाइलों की बात करें, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जापान के मोबाइल हैं जो कि इंडिया में बहुत फेमस है। बताओ ऐसी कौन सी कंपनी है जो जापान की है और इंडिया में बहुत फेमस है, बताना। ठीक है, अधिकतर लोग जापान के उसी मोबाइल का उपयोग करते हैं, एक ही कंपनी है। ठीक है, आगे वो कई सारी होंगी बट एक फेमस कंपनी, बहुत फेमस है, आईफोन की कंपटीटर है। अब बताना आप लोग अगले पॉइंट में, यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योगों जैसे लौह इस्पात मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। देखो क्या है कि ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है, ये ओसाका का एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। सिर्फ ओसाका का ही नहीं, जापान का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने क्या किया, समय के साथ अपने आप को बदलना अच्छा समझा और सूती वस्त्र उद्योग का स्थान आज के टाइम पर कुछ अन्य उद्योगों को देने लगे, जैसे कि लौह इस्पात मशीनरी, अब मशीनें ज़्यादा बना रहे हैं। ठीक है, आप देख ही रहे हो। ठीक है, जहाज रानी उद्योग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखो अगर तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, ठीक है, गाड़ियों के क्षेत्र में जापान की बाइक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, जापान में जो गाड़ियां हैं वो बहुत बनाई जाती हैं, विद्युत उपकरण बहुत बनाते हैं, सीमेंट वगैरह के क्षेत्र में काफ़ी काम करने में लगे हुए हैं। अर्थात अपने आप को अपडेट करें समय के साथ, विभिन्न के क्षेत्रों में भी अपनी मतलब योग्यता दिखाने में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा आज के चैप्टर कंप्लीट होता है। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, टेलीग्राम वगैरह पर जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर इंफॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड की जाती है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। ठीक है, और हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, और व्हाट्सएप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। व्हाट्सएप पर अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करने हैं, टेस्ट सीरीज परचेस करनी है, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स, ठीक है, तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज भी हमें कर सकते हो। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो क्लास 8 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर होगा। चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। ठीक है, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है, याद रखना। ठीक है, इसी के साथ अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमारा आज का ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है, बट क्लास 8 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के बाद में क्लास 9 की हिस्ट्री को स्टार्ट किया जाए, या क्लास 6 से लेकर 8 तक की पॉलिटी को भी हम कवर कर दें 8 से 9 दिनों के अंदर। ठीक है, क्योंकि 8 चैप्टर हैं, 8 3 24 चैप्टर हैं, डेली 4 क्लासेस आएंगे तो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लासेस सारी रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।